स्वागत है आप सभी का नए एक वीडियो लेक्चर में। तो आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। कुछ भी चीज़ें जो अपडेट हुई हैं या कुछ भी चीज़ें जो चेंज हुई हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आपको ये सभी क्वेश्चन एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर देख के जाने हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं जो मोस्टली जैसे पोस्टल सर्कल, ये तो चलिए पूछा ही जाता है क्योंकि ये चेंज नहीं होता है, लेकिन ये बाकी जो पोस्टल स्टोर डिपो कितने हैं ये मोस्टली पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी एक नज़र इनको हम देख लेंगे। और साथ में जितने भी आपके जैसे आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कौन सा अकाउंट कितने रुपए से खोला जाएगा, उसके बाद इंश्योरेंस की लिमिट क्या रहेगी, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे आपके स्पीड पोस्ट में डिस्काउंट स्ट्रक्चर, ये बहुत जितनी भी चीज़ें होंगी इंपॉर्टेंट वो सारी इस वीडियो में कवर की जाएंगी। तो आप ज़रूर इसको अच्छे से फॉलो करके जाना, एग्जाम से पहले देख के जाना। और किसी में भी आपको लगे थोड़ा गलत बताया गया तो उस चीज़ के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सभी एक बार कमेंट सेक्शन जाके ज़रूर चेक करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास पोस्टल सर्कल्स की बात की गई है। डार्क सर्कल जो आपके कितने हैं 23, और पोस्टल रीजन्स डार्क क्षेत्र जो है वो कितने हैं 54। तो बाकी इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे पोस्टल सर्कल का हेड सीपीएमजी होता है, पोस्टल रीजन का पीएमजी पोस्ट मास्टर जनरल होता है, तो वो सब हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ और एक्सेट्रा चीज़ें जो रह गई हैं कहीं ना कहीं हमने छोड़ी हुई हैं वही की जाएंगी। पोस्टल डिविजन्स आपके 450 हैं, ठीक है। जो आपकी अपडेट आई है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पोस्टल जो आरएमएस डिवीज़न है, रेलवे मेल सर्विस, अभी डिवीज़न भी दो तरह के होते हैं ना आपके, एक पोस्टल वाले दूसरे आरएमएस वाले। तो आरएमएस वाले 69 है, सर्कल स्टैम्प डिपो 1 है, पोस्टल स्टोर डिपो 26 हैं। और उसके बाद टोटल पोस्ट ऑफिसेज आपके 1,56,434 हैं। ये रूरल वाले देख लेना, अर्बन में कितने हैं मोस्टली पूछे नहीं जाते हैं। हेड पोस्ट ऑफिस 810 है, सब ऑफिस इतने हैं। ये सारी चीज़ें एक बार आप उसमें देख लेना। ये नाइट पोस्ट ऑफिस आपके 115 हैं और sorting हब्स 91 हैं। और उसके बाद आपके कौन से हैं, चलिए कंट्रीज़ कवर्ड अंडर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कंट्रीज़ कवर्ड अंडर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट, यानी कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट कितने देशों को आप भेज सकते हैं 100 कंट्रीज़ कवर अंडर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स ओनली। तो ये मर्चेंडिस और डॉक्यूमेंट के लिए 100 देशों के लिए, अब सिर्फ दस्तावेजों के लिए 6 देशों के लिए। और एवरेज एरिया सर्व्ड बाई अ पोस्ट ऑफिस 21.36 स्क्वायर किलोमीटर। एवरेज पर्सन सर्व्ड बाई पर पोस्ट ऑफिस 8,713। एवरेज पर्सन सर्व्ड बाई एवरेज पर्सन सर्व्ड पर अर्बन पोस्ट ऑफिस या रूरल पोस्ट ऑफिस। तो ये भी पीडीएफ दे देंगे, उसमें से आपने देख लेना है। उसके बाद एमपीसी ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, ये आपके कितने हैं 2। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर हैं, ठीक है, जो डाक ट्रेनिंग सेंटर हैं वो कितने हैं आपके पास 6। और ये पूछा जाता है कौन कौन सी जगह पे हैं। तो सबसे पहले पंजाब में है, उसके बाद गुजरात में है, कर्नाटक में, बिहार में है, तमिलनाडु और आसाम में। तो यहाँ पे हैं। और पंजाब में देखिए, पंजाब के कहाँ पे है, सहारनपुर में, गुजरात में बड़ोदरा में है, और यहाँ पे तमिलनाडु मदुरई में है, और कर्नाटका मैसूर में है, बिहार का दरभंगा में है, जो भी है आपका, ठीक है, इसको याद कर लेना। असम का गुवाहाटी में। तो इस जगह पे आपके क्या है पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, टोटल कितने हैं 6। और उसके बाद है आपके पास RAKNPA, तो ये कहाँ पे है, इसकी फुल फॉर्म होती है रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल एकेडमी, और ये गाज़ियाबाद में है। और CEPT सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ये ध्यान रखना है भाई, ये कंफ्यूज करके पूछे जाते हैं। ये मैंने इसलिए लिखे हैं, कहाँ कहीं पे लिखा होगा ना सेंटर फॉर एक्सीलेंट, जब ऑप्शन दी होंगी ना बिल्कुल ऐसे लिखा होगा सेंटर फॉर एक्सीलेंट, ठीक है। E और T का फ़र्क होगा सिर्फ, तो आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने अच्छे से याद नहीं किया, नहीं सुना इसको। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, और ये कहाँ पे है, ये मैसूर में स्थित है। और उसके बाद आपके पास 6 मेंबर्स ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड। तो पोस्टल सर्विस बोर्ड जो है इसमें कितने आपके, एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं। और 6 मेंबर्स कौन कौन से हैं, PPOTV, इस तरह से याद रखना है, PPOTV, पर्सनल प्लानिंग, PLI, ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एंड DBT। तो ये वाले हैं 6, ठीक है। और उसके बाद पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज़ की बात करें तो इनको एक बार ना, इनके जो मेंबर हैं, ठीक है, नाम क्या है पर्सनल वाले का, प्लानिंग वाले का, तो वो एक बार आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे आपके पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज़, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ये बिल्कुल अपडेट जो है लिखा हुआ मैंने कि पोस्ट ऑफिस में हॉलीडेज़ टोटल कितनी रहेंगी और कौन कौन से सर्कल में, या कितनी कंपलसरी हैं, बाकी कैसे रहेंगी। तो चलिए
सबसे पहले हम देखते हैं जो पोस्टल हॉलीडेज हैं टोटल कितनी है आपकी 17, टोटल 17 है, जिसमें से 14 जो है कंपलसरी हर एक सर्कल में मनाई जाती हैं और बाकी 3 हॉलीडेज जो बच जाएंगी वो वेरी करती हैं, सर्कल टू सर्कल अलग अलग होती हैं। और ये जो आपकी 14 हॉलीडेज हैं ये कौन कौन सी हैं ये पूछा जाता है क्वेश्चंस में, आपको दिया जाएगा ऑप्शंस में ये वाली हॉलीडेज का नाम दिया होगा, एक जो है वो नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे अच्छे से, आपने इनको याद नहीं किया तो। रिपब्लिक डे, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, उसके बाद है गुरु नानक जयंती, गुड फ्राइडे, ईद उल फितर, ईद उल जुहा या बकरीद जिसे कहा जाता है, मुहर्रम, दशहरा, दिवाली, ठीक है, ये तो मैंने दिवाली ही कर दिया, दिवाली आ जाएगा। उसके बाद है ईद ए मिलाद या फिर उसके बाद क्रिसमस। तो ये 14 हॉलीडेज हैं जो हर एक सर्कल में कंपलसरी हैं, मनाई ही जाती हैं। चलिए आगे देखिए, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये किए हैं जो जिसमें कन्फ्यूजन मोस्टली रहता है, ठीक है, इसका क्या होगा, और भूलते भी नहीं चीज़ों का बार बार। बाकी तो जैसे पोस्ट ऑफिस के 3 प्रकार हैं वो चीज़ें हम भूलते नहीं हैं मोस्टली, ये वाली चीज़ें जैसे कंप्लेंट के लिए क्या रहेगा तो ये चीज़ें भूल जाते हैं, इसलिए इनको ऐड किया है आपके रिविजन के लिए, एग्जाम से पहले देखना है। तो कंप्लेंट में आपके जैसे मनी ऑर्डर्स की बात करें तो मनी ऑर्डर्स में आपको 12 मंथ्स का टाइम दिया जाता है, ठीक है, फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ मनी ऑर्डर और बुकिंग ऑफ बीपी आर्टिकल। वैल्यू पेबल लेख जो होगा और मनी ऑर्डर की बुकिंग की तारीख से, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू यानी कि जब इसको इशू किया गया उस तारीख से लेके 12 महीने के भीतर आप इसके बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं। और 2 years इन केस मनी ऑर्डर इशू एट फील्ड पोस्ट ऑफिस, अगर फील्ड पोस्ट ऑफिस के जरिए मनी ऑर्डर को इशू किया गया तब आपको 2 साल का समय मिलता है। एंड फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर मिटेड ऑन बिहाफ ऑफ सीमेंस वर्किंग इन इंडियन मर्चेंटशिप, ठीक है, तो ये जो भी इंडियन मर्चेंटशिप में काम करते हैं उनके लिए भी क्या हो जाएगा 2 साल हो जाएगा। आगे आपके पास 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ आर्टिकल, लेख को पोस्ट करने के 3 महीने के भीतर कौन से आर्टिकल्स के लिए कंप्लेंट करनी है, कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू लॉस और डैमेज टू अ रजिस्टर्ड इंश्योर्ड एंड स्पीड वेयर अ क्लेम फॉर कंपनसेशन इज पेड। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, अब आपका क्या है, रजिस्टर्ड आर्टिकल था, इंश्योर्ड आर्टिकल था या स्पीड पोस्ट थी, वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए आपको 3 महीने के भीतर उस चीज़ के बारे में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अदर कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू इंश्योर्ड पोस्ट या फिर इनलैंड पोस्ट, ठीक है, अंतर्देशीय डाक से और जो भी आपकी कंप्लेंट्स शिकायतें जुड़ी हुई हैं 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट यानी कि घटना की तारीख से 6 महीने के भीतर। उसके बाद फॉर मिसकैरेज लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टल ऑर्डर, तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो होते हैं मिसकैरेज लॉस गुम हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जो कंप्लेंट करने के लिए समय दिया जाता है वो दिया जाता है 12 मंथ्स फ्रॉम लास्ट डे ऑफ मंथ ऑफ इशू। तो जिस महीने में इसको इशू किया गया उस महीने के लास्ट से 12 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर आपको इस चीज़ के बारे में कंप्लेंट करनी चाहिए। चलिए उसके बाद आपके पास फर्स्ट क्लास मेल और सेकंड क्लास मेल में, फर्स्ट क्लास मेल में आपके 3 तरह से लेख आएंगे, लेटर्स हैं, इनलाइन लेटर कार्ड है और पोस्ट कार्ड है। और इन्हें क्या किया जाता है, अंडर ऑल अप स्कीम ऑल फर्स्ट क्लास मेल्स आर गिवन एयर ट्रांसमिशन विदाउट एनी एक्सेट्रा एयर सरचार्ज। तो जितने भी आपके प्रथम श्रेणी के डाक लेख होते हैं इनको ऑल अप स्कीम के तहत फ्री एयर ट्रांसमिशन दिया जाता है भारत के भीतर, ठीक है, जहाँ पर भी पॉसिबल हो। और सेकंड क्लास में आपके बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स, उसके बाद बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, सैम्पल एंड पैटर्न पैकेट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पार्सल, ये सभी किस में आ जाएंगे, सेकंड क्लास मेल में। टोटल कितनी श्रेणियाँ हो गई आपकी, 10 श्रेणियाँ हो जाएंगी। आगे आपके पास लेटर्स, अभी सभी के बारे में इंपॉर्टेंट करते जाएंगे। तो लेटर्स के बारे में मैक्सिमम वेट 2 kg हो सकता है। पोस्टेज चार्जेस कैसे लिए जाते हैं, 5 रुपीज़ फॉर एवरी 20 ग्राम और पार्ट देर ऑफ, प्रत्येक 20 ग्राम के लिए 5 रुपये और उसके पार्ट, ठीक है, उसके आगे जितने भी पार्ट आते जाएंगे उनके लिए क्या लिए जाएंगे, 5-5 रुपये। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो थोड़ा समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका जो लेटर है उसका वेट है 25 ग्राम्स। अब 25 ग्राम को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने चार्जेस लगेंगे, तो सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पे 20 ग्राम के लिए कितने लगेंगे, 20 ग्राम के लिए 5 रुपये। तो 20 ग्राम आपने अलग कर लिया, इसके लिए कितने हो जाएंगे, 5 रुपये। अब कितना बच गया, अब बच गया आपका 5 ग्राम। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है, फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम, यानी कि इस 20 ग्राम के बाद जितने भी आगे 20 ग्राम आते जाएंगे या 20 ग्राम से लेके, ठीक है, अब 20 ग्राम के बाद दूसरा 20 ग्राम जोड़ेंगे तो टोटल 40 ग्राम हो जाएगा। तो 20 और 40 ग्राम के बीच में आपके चाहे 21 से 22, 25, 30 जितना भी होगा उसके लिए 5 रुपये आपको देने पड़ेंगे, यानी कि कितने हो जाएंगे, टोटल 10 रुपये हो जाएंगे। तो इस तरह से चार्जेस लिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए डायमेंशंस की बात करें, साइज लिमिट की बात करें, अगर तो जो पत्र है वो रोल फॉर्म में है, ठीक है, आप इसको रोल करके भी भेज सकते हैं। तो एनी सिंगल डायामीटर, कोई भी सिंगल डायामीटर जो आपका मिनिमम 10 सेंटीमीटर हो सकता है और मैक्सिमम 80 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर और लेंथ प्लस 2 इंटू डायमीटर 17 सेंटीमीटर। तो इसको याद कैसे करना है, याद इसको ऐसे करना है, मिनिमम का इस तरह से याद करना है नीचे को, ठीक है, मैक्सिमम अलग करना है, ऐसे मत करना है, ठीक है, मिनिमम 10 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर मैक्सिमम। तो एनी सिंगल डायमेंशंस बाई लेंथ प्लस 2 इंटू डायमीटर 10 बाई 17 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 100 बाई 80 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आ जाएगा। और रोल फॉर्म की अगर बात करें तो ये पूछा जाता है, अदर दैन रोल फॉर्म की बात करें, ठीक है, रोल फॉर्म में नहीं है, यानी कि वो कैसा होगा फिर आपका आयताकार हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है। तो एनी सिंगल डायमेंशन आपकी 90 बाई 140 मिलीमीटर ये मिनिमम का रहेगा, ठीक है, जो आपकी इसकी रहेगी साइज लिमिट मिनिमम कितनी हो सकती है 90 बाई 140 मिलीमीटर। और यहाँ पे दूसरा इसमें आ जाएगा मैक्सिमम की बात करें 60 बाई 90, ठीक है, आपकी कोई भी सिंगल डायमेंशन 60 सेंटीमीटर और जो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस डेप्थ होगी ये आपकी 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इन तीनों का जोड़। चलिए अगला है आपके पास अमाउंट चार्ज एट टाइम ऑफ डिलीवरी, वितरण के समय जो भी चार्जेस कलेक्ट किए जाएंगे। अब क्या होता है, अब मोस्टली जो आप इनलैंड आर्टिकल भेजते हैं आपने पूरा भुगतान कर दिया है तो वितरण के समय एड्रेसी से कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, लेकिन आपने आधे अधूरे भुगतान के साथ भेजा है तो एड्रेसी से प्राप्तकर्ता से चार्जेस लिए जाते हैं। अब कैसे लिए जाते हैं वो यहाँ पे हम करेंगे। अमाउंट चार्ज एट टाइम ऑफ डिलीवरी, वितरण के समय एकत्र किया जाने वाला शुल्क ऑन अनपेड लेटर्स, अनपेड यानी कि जिनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं दिए हुए हैं, डबल दी प्रीपेड रेट, जो भी आपका प्रीपेड रेट होगा, यानी कि अगर पहले आपके 20 रुपये लगने थे अब कितने लगेंगे, डबल दी प्रीपेड रेट, इसके 2 गुने लगेंगे, यानी कि भाई टोटल 40 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और चलिए दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या है, इनसफिशेंटली पेड लेटर है, आपका आधे अधूरे भुगतान के साथ भेजा है, 20 रुपये लगने थे 15 रुपये आपने दे दिए, 5 रुपये बकाया बच गया, तो कितने डबल दी डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी क्या आ जाएगी 5 रुपये आ जाएगी, 5 का 2 गुना आपको देना यानी कि 10 रुपये आपसे लिए जाएंगे। उसके बाद आपके पास पेपर यूज्ड फॉर एनवल्प, अब जिस भी लिफाफे में जिस भी कवर के अंदर आप उसको भेजेंगे लेटर को, उसका जो एनवल्प होगा वो कैसा होना चाहिए, शुड बी ऑफ मिनिमम 70 GSM, ठीक है, 70 GSM का मतलब ग्राम्स स्क्वायर पर मीटर, इतना पेज होना चाहिए, ठीक है, उसकी जो क्वालिटी रहेगी वो ऐसी होनी चाहिए। और एनवल्प पेपर थिकनेस जो है, यानी कि एनवल्प जो उसकी थिकनेस कितनी हो सकती है, तो उसकी थिकनेस यहाँ पे हो जाएगी मिनिमम 0.08 मिलीमीटर और मैक्सिमम 0.18 मिलीमीटर हो सकती है। चलिए आगे आपके पास इनलैंड लेटर कार्ड, और इनलैंड लेटर कार्ड जो होता है अंतर्देशीय पत्र कार्ड, तो इसका अधिकतम भार जो है वो 5 ग्राम हो सकता है। चार्जेस फॉर इनलैंड लेटर कार्ड 2.50 रुपीज़, यानी कि 2.5 रुपये आपसे लिए जाते हैं। साइज लिमिट की बात करें, अब ये जो होता है सिंगल ही होता है, ठीक है, अब इसको फोल्ड, जब इसके ऊपर कम्युनिकेशन लिख दिया जाता है भेजने के लिए तो इसको क्या किया जाता है, फोल्ड किया जाता है। तो जो साइज लिमिट रहेगी, अगर ये अनफोल्डेड है तो मैक्सिमम 30 बाई 21 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 28.2 बाई 18.2 सेंटीमीटर, और फोल्डेड जब होगा मैक्सिमम 21 बाई 10 सेंटीमीटर और मिनिमम 15.2 बाई 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से रहेगा, ठीक है, तो यह आ जाएगा अनफोल्डेड और फोल्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पेपर यूज्ड शैल बी ऑफ मिनिमम 70 GSM, इसके लिए भी जो पेपर यूज़ किया जाएगा वो भी 70 GSM 70 ग्राम्स स्क्वायर पर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। आगे आपके पास अमाउंट चार्ज ऑन डिलीवरी, वितरण के समय जो भी चार्जेस लिए जाएंगे, ठीक है, अभी ऐसे को इनलैंड लेटर कार्ड हमने लेटर के लिए किया, सेम इनलैंड लेटर कार्ड के लिए भी वही रहेगा, डबल दी प्रीपेड रेट, ठीक है, जो भी आपका प्रीपेड रहेगा रेट रहेगा उसके 2 गुने चार्जेस, अगर वो अनपेड है, इनसफिशिएंटली पेड है तो जो भी डेफिशिएंसी है उसका 2 गुना आपसे लिया जाएगा। और उसके बाद आपके पोस्ट कार्ड आते हैं, पोस्ट कार्ड की डायमेंशंस 14 बाई 9 सेंटीमीटर हो सकते हैं। और इसके प्राइस, अब ये पोस्ट कार्ड जो होते हैं आपके अलग अलग तरह के होते हैं। सिंगल पोस्ट कार्ड ये 50 पैसे का होता है, रिप्लाई पोस्ट कार्ड 1 रुपये का, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड 6 रुपये का, मेघदूत पोस्ट कार्ड 0.25 रुपीज़ का, और कंपटीशन पोस्ट कार्ड जो होता है 10 रुपये का होता है। और जिसके बाद आपका बिजनेस रिप्लाई कार्ड, बिजनेस रिप्लाई सर्विस, तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस है, पहले 100 रुपीज़ होते थे, अभी यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब चेंज क्या हो चुका है, परमिट फ्रॉम हेड ऑफ डिवीजन, आपको चाहिए ना बिजनेस रिप्लाई सर्विस के लिए परमिट चाहिए, तो वो कौन देगा, हेड ऑफ डिवीजन। हेड ऑफ डिवीजन मतलब कि सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट देगा। और फीस फॉर दी परमिट, परमिट के लिए जो फीस लगेगी वो कितनी लगेगी, ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर, तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक आप खरीदते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या लगेगा 200 रुपीज़ लगेंगे।
और यहाँ पे देखिए अब 4 ही क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वार्टर की बात करें, तिमाही जिसको कहा जाता है। फर्स्ट क्वार्टर मतलब पहली तिमाही के लिए आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है कब से शुरू होता है, अप्रैल से। तो अप्रैल, मई और जून, ठीक है। फर्स्ट अप्रैल से लेके 3 महीने गिन लीजिए, आपके कब जाएंगे 30 जून तक। उसमें आप खरीदते हैं तो 200 रुपीज़ आपसे लिए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अब ड्यूरिंग द सेकंड क्वार्टर में क्या आ जाएगा, अब जून के बाद क्या शुरू हो जाता है, जुलाई आपका शुरू हो जाएगा। 1 जुलाई से लेके जुलाई, उसके बाद क्या आएगा, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो ये 3 महीने हो जाएंगे, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त तो रह गया, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो ये 3 महीने आ जाएंगे। इन 3 महीनों के बीच में आप खरीदते हैं तो 150 रुपीज़ आपसे लिए जाएंगे। और उसके बाद आप क्या करते हैं, थर्ड क्वार्टर में लेते हैं। थर्ड क्वार्टर मतलब आप तीसरे उसमें तिमाही में लेते हैं, वो कब से आ जाएगी, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में लेते हैं तो चार्जेस कितने लगेंगे, 100 रुपीज़। और अगर फोर्थ क्वार्टर के बीच में लेते हैं, अभी देखिए क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 1 साल के लिए रहेगा, तो फाइनेंशियल ईयर आपका 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो आप 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक लेते हैं तो 50 रुपये आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। परमिट शैल रिमेन इन फोर्स अप टू 31 मार्च। जो आप परमिट लेंगे वो कब तक रहेगा, आपका 31 मार्च तक रहेगा, इनके फाइनेंशियल ईयर तक ही रहेगा। और फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग विच इट इज इशूड, ठीक है, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में खरीदा गया है उसी फाइनेंशियल ईयर तक रहेगा, ठीक है। 31 मार्च के बाद ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास रीन्यू। इसको रीन्यू कैसे करना है, ड्यूरिंग मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बिगिनिंग ऑन 1 अप्रैल। अब जो यहाँ पे रीन्यू आप इसको करेंगे, जो भी आपका बिजनेस रिप्लाई कार्ड होगा, इसको हर साल मार्च के महीने में रीन्यू किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत हो जाएगी, ठीक है, अभी जो रिन्यूएबल पीरियड होगा उसकी शुरुआत कब से हो जाएगी, फिर से 1 अप्रैल से हो जाएगी। रीन्यू इसको मार्च महीने में किया जाता है हर साल, और उसके बाद मार्च के बाद जैसे ही 1 अप्रैल शुरू होती है, ये फिर से वैसे ही शुरू हो जाता है आपके 1 साल के फाइनेंशियल ईयर के लिए। और फीस फॉर रिन्यूएबल के लिए आपकी 200 फीस लगेगी, इसमें आपका क्वार्टर वाला कोई सीन नहीं रहेगा। चलिए आगे, बुक पैकेट जो है मैक्सिमम वेट आपका 5 kg हो सकता है। पोस्टेज चार्जेस कैसे लिए जाएंगे, पहले 50 ग्राम के लिए आपसे 4 रुपये लिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप 50 ग्राम, जरूरी थोड़ी है आपने बुक पैकेट भेजना है तो 50 ग्राम का ही हो सकता है, 20 ग्राम का हो। तो पार्ट का मतलब यही होता है, पार्ट देयर ऑफ का मतलब यही होता है कि 50 ग्राम तक, 1 ग्राम से लेके 2, 3, 4 ऐसे 50 ग्राम तक आपसे 4 रुपये ही लिए जाएंगे। फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम्स और पार्ट देयर ऑफ 3 रुपीज़। उसके बाद प्रत्येक आपके जो भी 50 ग्राम है उसका पार्ट आता जाएगा। अब इसके भी चार्जेस कैसे हो जाएंगे, तो मान लीजिए आपका जो बुक पैकेट है वो कितना है आपका, वो मान लीजिए आपका 120 ग्राम का है। अब 120 ग्राम का है तो देखिए 50 ग्राम के लिए आपको कितने, पहले 50 ग्राम के लिए आपको 4। अब इसकी कैसे आप डिनोमिनेशंस बनाएंगे, सबसे पहले आप इसको करेंगे क्योंकि 50 ग्राम के लिए चार्जेस हैं तो कितने आ गए, 4 रुपये। उसके बाद फिर से 50 ग्राम आ जाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए 3 रुपये आपके लगेंगे। अब उसके बाद कितना बच गया, 20 ग्राम। तो यहाँ पे वही चीज़ बोलेगी कि 50 ग्राम है उसके पार्ट के लिए, मतलब इस 20 ग्राम के लिए भी आपके 3 रुपये ही लगेंगे। तो 4 3 7 3 10 रुपये आपके चार्जेस लगेंगे। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। अनपेड बुक पैकेट है, चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल पोस्टेज, ठीक है। अनपेड बिना भुगतान का आपने भेजा है तो एड्रेसी को उसके दोगुने चार्जेस देने पड़ेंगे प्रीपेड रेट के। और दूसरा यहाँ पे क्या है, इनसफिशिएंटली पेड आपने बुक पैकेट भेजा है, चार्ज्ड विद डबल अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, तो कमी का दोगुना लिया जाएगा। तो ये आपका सेम रहेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखनी, आपके इनलैंड लेटर कार्ड, इनलैंड में जो भी आपके आर्टिकल्स आते हैं अनपेड या इनसफिशिएंटली पेज भेजने पर उनके ऊपर, ठीक है, अनपेड भेजा तो दोगुने चार्जेस प्रीपेड रेट के हिसाब से लिए जाएंगे, और इनसफिशिएंटली पेड भेजा तो कमी के हिसाब से दोगुने चार्जेस लिए जाएंगे। और इसमें सिर्फ आपके ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल ऐसे होते हैं जिसमें प्रीपेड रेट लगता है, बाकी सभी कोई भी होगा उसके लिए आपके दोगुने चार्जेस ही लिए जाएंगे। और बुक पैकेट के लिए जो साइज लिमिट है तो इन रोल फॉर्म में है आपका, तो यहाँ पे देखिए लेंथ और आपकी लेंथ प्लस 2 इंटू डायमीटर 10/17 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 80/100 सेंटीमीटर। और अगर आपका रोल फॉर्म में नहीं है तो यहाँ पे मिनिमम 10/7 सेंटीमीटर हो सकता है और मैक्सिमम क्या है 60/30/30 सेंटीमीटर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, बुक पैकेट कंटेनिंग एनीथिंग नॉट परमिटेड और नॉट पैक्ड अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो अगर आपके पास बुक पैकेट में आपने कोई ऐसी चीज़ भेजी है जिसको भेजने की परमिशन नहीं है बुक पैकेट के अंदर, या फिर वो रूल्स के उल्लंघन में आपने भेजा, ठीक है, उसको रूल्स के हिसाब से आपने पैक नहीं किया है, चार्ज ऑन डिलीवरी विद लेटर और पार्सल पोस्टेज, तो उसको क्या वितरण के समय लेटर और पार्सल पोस्टेज के हिसाब से उसके ऊपर चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। बुक पैकेट फाउंड इन एक्सेस
ऑफ आइदर प्रेस्क्राइब्ड साइज एंड वेट। अब बुक पैकेट का हमने वेट और साइज कर लिया कि 5 किलोग्राम होता है, साइज हमने कर लिया। अगर उससे अधिक के लिए आप भेज रहे हैं रिटर्न टू सेंडर तो प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। एनी पोस्टेज पेड नोट बी रिफंडेड, ठीक है, कोई चार्जेस दिए होंगे सेंडर ने तो वो उसको रिफंड नहीं किए जाएंगे। चलिए उसके बाद बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स, ठीक है, उसके बाद प्रिंटेड बुक वाला जो बुक पैकेट होता है इसका मैक्सिमम वेट भी 5 किलोग्राम हो सकता है। पोस्टेज चार्जेस, अब इसमें जो पोस्टेज चार्जेस मिलते हैं वो भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर फर्स्ट 100 ग्राम्स और फ्रैक्शन देयर ऑफ 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया आपसे लिया जाएगा। इनके 100 ग्राम तक है आपका तो 1 रुपया, उसके अगले 100 ग्राम के लिए आपसे 1 रुपया और लिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें चार्जेस जो है पूछे जाते हैं मोस्टली, तो इसमें हो जाएगा 1 रुपया लिया जाता है, इसमें ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते हैं। बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, पत्रिकाओं वाला बुक पैकेट आ गया, उसके बाद इसका मैक्सिमम वेट भी 5 किलोग्राम रहेगा। चार्जेस डिपेंड अपॉन वेट एंड वैल्यू, तो ऐसे बुक पैकेट जिसमें पत्रिकाएं होती हैं उसके जो चार्जेस होते हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं भार के ऊपर, उसकी वैल्यू क्या है, उन दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। वैल्यू ऑफ पीरियोडिकल, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है नीचे पीरियोडिकल को, फर्स्ट 100 ग्राम के लिए और फिर उसके एडिशनल जो भी 100 ग्राम आते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए अगर आपका 20 रुपये तक का पीरियोडिकल है, पत्रिका है, तो उसके 100 ग्राम के लिए पहले 100 ग्राम के लिए आपसे 2 रुपये लिए जाएंगे और उसके बाद अपने जितने भी एडिशनल 100 ग्राम आते जाएंगे उनके लिए 3 रुपये। 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक है तो 4 रुपये लिए जाएंगे पहले 100 ग्राम के लिए, उसके बाद प्रत्येक 100 ग्राम के लिए आपसे 5 रुपये लिए जाएंगे। और अब 50 रुपीज़, ठीक है, 50 रुपये से अधिक है तो इसमें फर्स्ट 100 ग्राम के लिए 8 रुपये और उसके बाद 9 रुपये लिए जाएंगे। अब इसका कैलकुलेशन कैसे आपको करना है, तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें आपको पीरियोडिकल की वैल्यू भी साथ में दी होगी, पत्रिका की वैल्यू भी साथ में दी होगी और साथ में उसका दिया होगा वेट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि 25 ग्राम वाले जो पीरियोडिकल होते हैं, पत्रिकाएं होती हैं, उनके लिए आपको चार्जेस बताने हैं, ठीक है। 25 रुपये वाली पत्रिका है और उसका साइज आप जो वेट है वो मान लीजिए कितने है, 150 ग्राम है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसका कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 25 कहाँ पे आता है, 25 आता है यहाँ पे 20 हो, तो यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन से हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये वाली लाइन से आपको कैलकुलेट करना है। अब कैसे करना है, यहाँ पे 20 और 50 रुपये के बीच में है 25 रुपये, 150 ग्राम है, यानी कि पहले 100 ग्राम के लिए आपको 4 रुपये देने हैं, प्लस उसके बाद आपके कितने बच गए, 50 ग्राम बच गए। अब यहाँ पे देखिए अगले 100 ग्राम या उसके पार्ट के लिए कितने देने पड़ेंगे, 5 रुपये, यानी कि 5 रुपये और देने पड़ेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 9 रुपये हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको आप कैलकुलेट करेंगे। चलिए आगे है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैटर्न एंड सैंपल पैकेट। तो ये वो पैकेट है ना जो बार बार पूछा जाता है, क्योंकि इसका वेट क्या है, इसकी वेट लिमिट है सबसे अलग, ठीक है। सबसे अलग कैसे है, बाकियों के लिए हमने बुक पैकेट के लिए किया 5 किलोग्राम, इसकी जो वेट लिमिट है वो है आपकी 2 kg, ठीक है। 2 किलोग्राम तक आप भेज सकते हैं। टैरिफ सेम एज बुक पैकेट और चार्जेस इसके बुक पैकेट जैसे रहेंगे, लेकिन ये वेट जो है ये पूछा जाता है बार बार। अगला है प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश इज ऑथराइज्ड बाय। तो नकद में डाक के पूरा भुगतान की सुविधा को कौन अधिकृत कर सकता है, हेड ऑफ सर्कल CPMG कर सकता है। फॉर पर्सन और फर्म हु पोस्ट मिनिमम 500 अनरजिस्टर्ड पैकेट एट ए टाइम, ठीक है, ऐसा व्यक्ति या ऐसी फर्म जो एक ही बार में आपके 500 से अधिक, ठीक है, मिनिमम मतलब 500 होने चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी हो, अनरजिस्टर्ड अपंजीकृत पैकेट्स को एक ही बार में पोस्ट करता है। तो उसके लिए ये सुविधा होती है प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश वाली, और इसको अधिकृत कौन कर सकता है, हेड ऑफ सर्कल। आगे आपके आते हैं ब्लाइंड लिटरेचर। तो ये भी पैकेट है, ठीक है, हमने पैकेट वाला किया, ये पैकेट भी अलग है, इसका वेट लिमिट भी बार बार पूछा जाता है और 7 kg, ठीक है। एक का 2 किलोग्राम आ गया सैंपल और पैटर्न पैकेट का, इसका आ जाएगा 7 kg। एक्सेप्टेड फ्रॉम प्री पेमेंट ऑफ, तो पेमेंट ऑफ, तो इसमें आपको डाक चार्जेस में छूट मिल जाती है जो आप देते हैं। कौन कौन सी चीज़ों में, रजिस्ट्रेशन फीस, फीस फॉर एक्नोलेजमेंट अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट, आप रसीद की सत्यापित कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको डाक चार्जेस में छूट मिल जाती है। इसमें जो चार्जेस लिए जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया पोस्टेज फ्री ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट ट्रांसमिटेड बाय सरफेस रूट ओनली। जो आपका पोस्टेज फ्री ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होता है, पोस्टेज फ्री का क्या मतलब हो गया, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में, अंदर पैकेट में आपको ये वाले चार्जेस जो हमने ऊपर किए इसमें छूट मिल रही है। तो जिसमें आपको छूट मिल रही है उस आपके पैकेट को सिर्फ सरफेस रूट द्वारा ही ट्रांसमिट किया जाएगा। और अगर इसको बाय एयर ट्रांसमिट करना पड़े, एयरमेल चार्जेस एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर पैकेट्स हैज टू बी पेड। तो इसके लिए आपको एयरमेल चार्जेस देने पड़ेंगे, और कितने देने पड़ेंगे, जो पैकेट के लिए आपके निर्धारित हैं वही सेम इसके ऊपर भी लिए जाएंगे। और ये यहाँ पे देखिए जब इसको एयरलिफ्ट करना पड़े ना तब आपको एयर चार्जेस देने ही पड़ेंगे, फ्री आप इसको नहीं भेज पाएंगे।
चलिए आगे है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पंजीकृत समाचार पत्र, पब्लिश्ड एट इंटरवल्स ऑफ नोट मोर देन 31 डेज। तो इसको 31 दिन के अधिक अंतराल पर प्रकाशित करना चाहिए, ठीक है। मतलब इसको अधिकतम कितने अंतराल में प्रकाशित किया जाएगा, 31 डेज के अंतराल पर। और इट हैज़ अ बोनाफाइड लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स, ठीक है। इसमें जो ग्राहक होते हैं आपके रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के, उनकी एक सूची होती है। और कैसी सूची होती है, बोनाफाइड प्रमाणित सूची होती है कि इन कस्टमर्स को जाएगा। और इट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद ऑफिस ऑफ हेड ऑफ डिवीज़न। तो ये 2 जगह पे रजिस्टर होता है, एक रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया, और जो आप भेजना चाहते हैं ये हेड ऑफ डिवीज़न जो होता है, सुपरिटेंडेंट के कार्यालय में भी ये रजिस्टर होना चाहिए। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन रिमेन इन फोर्स टिल 31 दिसंबर ऑफ 3rd कैलेंडर ईयर। तो जो पहली रजिस्ट्रेशन होगी वो कब तक रहेगी, 3रे कैलेंडर ईयर, ठीक है। कैलेंडर ईयर क्या होता है आपका, 1 जनवरी से जो शुरू होता है, तो 3rd कैलेंडर ईयर के 31 दिसंबर तक ये रहेगी। और ईच सब्सिक्वेंट रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन रिमेन इन फोर्स फॉर 3 कैलेंडर ईयर। और उसके बाद आप जितनी भी इसको रिन्यू करवाएंगे रजिस्ट्रेशन को, वो कितने समय तक रहेगी, 3 कैलेंडर साल के लिए रहेगी। आगे है आपके पास पोस्टिंग ऑफ न्यूज़पेपर विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। तो जो आपके न्यूज़पेपर है उनको डाक का नकद में पूरा भुगतान किए हुए भेजना, ठीक है, बिना भुगतान किए हुए भेजना। कैसे भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर विच आर पब्लिश्ड एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 31 डेज एंड विच पोस्ट मोर देन 500 कॉपीज एट अ टाइम। तो किसके लिए होगा, ये रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो है पब्लिश होना चाहिए 31 दिन के अंतराल पर। और इसमें एक बार में पोस्ट करने के लिए कितनी कॉपीज होनी चाहिए, 500, ठीक है। एक ही बार में 500 कॉपीज होनी चाहिए, तब आप इसको विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, यानी कि जो डाक बाहर का प्रभार का भुगतान है उसका पूरा भुगतान किए बिना भेज सकते हैं। उसके बाद है टैरिफ। अब टैरिफ भी इसमें 2 प्रकार से लगते हैं, अगर तो सिंगल कॉपी है, दूसरे होते हैं बंडल। तो अगर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की सिंगल कॉपी है तो इसके लिए 3 तरह से इसको डिवाइड किया गया। अप टू 50 ग्राम 25 पैसे लिए जाएंगे, 50 ग्राम टू 100 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक 50 पैसे लिए जाएंगे ईच एडिशनल 100 ग्राम, और पार्ट आपसे 20 पैसे लिए जाएंगे। और अगर बंडल है जिसमें एक से ज़्यादा कॉपीज़ हैं, अप टू 100 ग्राम, इसमें आपसे 50 पैसे लिए जाएंगे और एडिशनल 100 ग्राम के लिए 20 पैसे लिए जाएंगे। उसके बाद आते हैं आपके पास पार्सल्स। अब पार्सल्स वाला या वेट लिमिट्स होती है ना, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी में अलग अलग होती है। बीओ के लिए अलग है, एचओएसओ के लिए अलग है, रजिस्टर्ड की अलग है, अनरजिस्टर्ड की अलग है। तो चलिए देखते हैं। वेट अनरजिस्टर्ड पार्सल है, अपंजीकृत जो पार्सल है उसको आप 4000 ग्राम यानी कि 4 किलोग्राम तक ही भेज सकते हैं। इससे ज़्यादा वेट का कोई भी पार्सल होगा रजिस्ट्रेशन उसकी कंपलसरी हो जाएगी। और यहाँ पे रजिस्टर्ड पार्सल की बात करें, बुक्ड प्लस एड्रेस्ड टू बीओ, ठीक है। अगर तो बीओ से बुक कर रहे हैं या एचओएसओ से बीओ को संबोधित आप कर रहे हैं, तब भी ये 10 kg तक ही बुक किया जा सकता है, और अदर केसेस में ये 20 kg तक हो सकता है। और टैरिफ की बात करें, जो चार्जेस लिए जाएंगे अप टू 500 ग्राम्स आपसे 19 रुपीज़ लिए जाएंगे, एडिशनल 500 ग्राम और पार्ट देयर ऑफ के लिए आपसे 16 रुपीज़ लिए जाएंगे। होम डिलीवरी चार्जेस भी लगते हैं फॉर पार्सल अबव 5 kg, 5 किलोग्राम से अधिक पार्सल के लिए होम डिलीवरी चार्जेस भी लगते हैं 5 रुपये। उसके बाद आती है कंपनसेशन। कंपनसेशन में क्या है, फॉर इंटरनेशनल रजिस्टर्ड लेटर, अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत पत्र के लिए 30 SDR, SDR होता है स्पेशल ड्राइंग राइट, और आपके इंटरनेशनल पार्सल के लिए 40 SDR या फिर 4.50 SDR पर kg के हिसाब से लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन चार्जेस की बात करें, पोस्टेज अकॉर्डिंग टू क्लास ऑफ आर्टिकल। तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, तो क्लास देखी जाती है किस वर्ग का आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल में आपके लेटर भी आते हैं, पार्सल भी आते हैं, पैकेट भी आते हैं, तो कौन सा वर्ग का आपका आर्टिकल है उसके हिसाब से हमने चार्जेस सभी कर लिए, बोसी के हिसाब से लगेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस जो है 17 रुपीज़, और साथ में एक्नॉलेजमेंट चाहिए तो 3 रुपये। प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज प्लस रजिस्ट्रेशन फी कंपल्सरी ऑन ऑल रजिस्टर्ड आर्टिकल। जितने भी पंजीकृत लेख होंगे उनके लिए डाक शुल्क, पंजीकरण शुल्क का आप पूरा भुगतान करना, उसकी प्री पेमेंट करना, ये कंपलसरी रहेगी। आगे आपके पास लिमिट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करने की, बीमा करने की लिमिट। आर्टिकल विच कैन बी रजिस्टर्ड, सबसे पहले दिया हुआ यहाँ पे कौन से लेखों को आप रजिस्टर कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे आपका रजिस्टर नहीं आना था, इंश्योर आना था, ठीक है। आर्टिकल्स विच कैन बी इंश्योर्ड, तो कौन से लेखों को इंश्योर किया जा सकता है, रजिस्टर्ड लेटर, उसके बाद वैल्यू पेबल रजिस्टर्ड लेटर, रजिस्टर्ड पार्सल, वैल्यू पेबल रजिस्टर्ड पार्सल, बिजनेस पार्सल और स्पीड पोस्ट आर्टिकल, इन सभी की इंश्योरेंस की जा सकती है। अब इंश्योरेंस वैल्यू नॉट एक्सीड रियल वैल्यू ऑफ कंटेंट्स, आप जो भी लेख भेज रहे हैं उसके अंदर जो भी सामग्री होगी उसके एक्चुअल वैल्यू से, ठीक है, उसकी जो रियल वैल्यू होगी उससे ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा के लिए आप उसको इंश्योर नहीं कर सकते हैं। बीओ की लिमिट किसी भी लेख को इंश्योर करने की 600 रुपीज़ है, ठीक है, 600 रुपये तक इंश्योर कर सकते हैं। इंश्योरेंस वैल्यू नॉट
एक्सीड रियल वैल्यू ऑफ कंटेंट्स, तो हमने कर लिया, जो आपकी इंश्योरेंस की वैल्यू होगी, रियल वैल्यू होगी जो कंटेंट्स की, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल्स इंश्योर्ड फॉर एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंटेंट्स, अब यहाँ पे हमने बोला कि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ एक लेख होते हैं, कुछ एक आर्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर जो समग्री होती है उसको उसकी एक्चुअल वैल्यू के लिए, यानी कि अगर 5 रुपये की है तो 5 रुपये के लिए ही उसकी इंश्योरेंस आपको करवानी पड़ेगी, ठीक है। वो कम नहीं आप करवा सकते हैं। कौन कौन से हैं? गोल्ड है, कॉइन है, बुलियन है, गवर्नमेंट करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स, इन सभी के लिए, ठीक है। गोल्ड, कॉइन, बुलियन, उसके बाद आपके गवर्नमेंट करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स, तो इन सभी के लिए आपको जो इंश्योरेंस करवानी है वो इनकी एक्चुअल वैल्यू के लिए करवानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आर्टिकल्स इंश्योर्ड इन वीओ एक्सेप्ट पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो इन पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट बीओ, ठीक है। तो जो भी आर्टिकल्स आपके क्या इंश्योर किए जाते हैं, बीमित किए जाते हैं बीओ को छोड़कर, बाकी किसी पोस्ट ऑफिस में, एचओ या एसओ में, अप टू वैल्यू ऑफ 1 लाख, 1 लाख रुपए तक इनकी इंश्योरेंस की जा सकती है। रजिस्टर्ड आर्टिकल टू एंड फ्रॉम आर्मी पोस्ट ऑफिस इंश्योर्ड अप टू 500 रुपीज़, उसके बाद आप रजिस्टर्ड आर्टिकल भेज सकते हैं आर्मी पोस्ट ऑफिस से, आर्मी पोस्ट ऑफिस से भेजा जा सकता है, इसको 500 रुपीज़ तक इंश्योर किया जा सकता है। करेंसी नोट्स इंश्योर्ड अप टू 20,000, जो करेंसी नोट होते हैं इनको 20,000 रुपये तक इंश्योर किया जा सकता है। नो ट्रांसमिशन ऑफ करेंसी नोट इज प्रोहिबिटेड, लेकिन ये बोल रहे हैं अभी करेंसी नोट जो है इनका जो प्रोहिबिशन, अभी जो नोट है इनका ट्रांसमिशन क्या है, अभी प्रोहिबिशन है। अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, चार्जेस फॉर इंश्योरेंस, जो बीमा होता है उसके लिए जो चार्जेस लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं। आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं किसी ले की, तो सबसे पहले पोस्टेज चार्जेस एज पर वेट ऑफ क्लास, तो ये सेम आ गया कि जो भी भार होगा या वर्ग कौन सा ले का उसके हिसाब से चार्जेस लगेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस भाई 17 रुपीज़ ये कंपलसरी रहेगी, आपको इंश्योरेंस करवानी है, पहले रजिस्ट्रेशन उसकी होगी वो कंपलसरी है, वो करवानी पड़ेगी, 17 रुपीज़ उसके जोड़ लीजिए। अब इंश्योरेंस फीस कैसे ली जाती है, अप टू 200 रुपीज़, 10 रुपीज़, ठीक है, 200 रुपये तक आपके 10 रुपये की लिए जाएंगे। उसके बाद फॉर एवरी एडिशनल 100 से 100 के लिए 6 रुपये आपसे लिए जाएंगे। और एक्नॉलेजमेंट कंपलसरी है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट आपके इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए कंपलसरी है, लेकिन इसमें चार्जेस आपसे एक्नॉलेजमेंट के लिए कोई भी नहीं लिया जाएगा। चलिए उसके बाद है वैल्यू पेबल आर्टिकल्स, वैल्यू पेबल आर्टिकल्स होते हैं वीपी लेख जो होते हैं, पोस्टेज एज पर बेट, ठीक है, जो आपकी पोस्टेज डाक शुल्क होगा वो कैसे लगेगा, बेट के हिसाब से। वीपी आर्टिकल रजिस्ट्रेशन इसकी भी कंपलसरी है 17 रुपीज़, और वीपी फीस कैसे ली जाएगी, अप टू 20 रुपीज़। अब वैल्यू पेबल आर्टिकल क्या होता है, जो आप भेजते हैं और जब एड्रेसी को वितरित किया जाता है तो एड्रेसी से उसके लिए आपसे पैसे कलेक्ट किए जाते हैं, जो आपको वापस भेजे जाते हैं, सेंडर को भेजे जाते हैं। तो अगर 20 रुपये तक है तो 2 रुपये लिए जाएंगे, 21 से 50 रुपये तक 3 रुपये, और 50 रुपये से अधिक होने पर 5 रुपये आपसे लिए जाएंगे। और वीपी अमाउंट एक्सीड्स 1500 इंश्योरेंस इज कंपलसरी, अगर वीपी की वैल्यू जो है 1500 से अधिक हो जाती है तो इंश्योरेंस जो है उसकी कंपलसरी आपको करवानी पड़ेगी। चलिए उसके बाद आ जाते हैं आपके ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, आधिकारिक डाक लेख। अब इसमें कौन से क्लॉज में आते हैं, 198 से 207 में, ठीक है, 198 से 207 में ही आते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे बोला था, जैसे जितने भी आपके इनलैंड आर्टिकल्स होते हैं उनके लिए इनसफिशिएंटली पेड या फिर अनपेड भेजने पर दोगुने चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स में ऐसा नहीं होता है। इसमें कैसे लिए जाते हैं, अगर अनपेड है, बिना भुगतान का आप भेज रहे हैं, ऑफिशियल पोस्ट का लेटर कार्ड या फिर पैकेट कुछ भी है, लेकिन वो कैसा ऑफिशियल है, चार्ज ऑन डिलीवरी विद प्रीपेड रेट, तो वितरण के समय आपसे क्या किया जाएगा, जो पहले चार्जेस लगने थे यानी कि 10 रुपये लगने थे, तो वितरण के समय भी 10 रुपये लगने हैं, ठीक है, वो लिए जाएंगे। और इनसफिशिएंटली पेड आधे अधूरे भुगतान के साथ भेजा गया है ऑफिशियल पोस्ट कार्ड, लेटर कार्ड और पैकेट विद डेफिशिएंसी, तो कमी ही ली जाएगी, ठीक है। अगर 5 रुपये पहले दे दिए तो 5 बचते हैं, 5 ही लिए जाएंगे, 2 गुने नहीं लिए जाएंगे। प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज ऑन पार्सल इज कंपलसरी, अगर आप क्या करते हैं, आप अगर पार्सल भेजते हैं ऑफिशियल पार्सल तो उसके लिए डाक प्रभार का पूरा भुगतान करना क्या है, अनिवार्य हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स, ये पूछा जाता है कौन से सेक्शन में आते हैं, सेक्शन नंबर 4 में आते हैं, और सेक्शन नंबर 5 में आते हैं आपके मनी ऑर्डर्स। अब मनी ऑर्डर्स के बाद बात करें तो मनी ऑर्डर्स के भी अलग अलग टाइप हैं, ईएमओ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर या फिर बीपीएमओ भी इसको कहा जा सकता है, बीपीएमओ कहा नहीं जा सकता, जो वैल्यू पेबल आर्टिकल होते हैं उनके साथ लगाया जाता है। तो मिनिमम 1 रुपये और मैक्सिमम 5000 रुपये तक भेज सकते हैं, और इसके ऊपर जो कमीशन लगेगा वो कैसे, 1 रुपया लगेगा आपके पास फेयर वैल्यू ऑफ 20 रुपीज़ और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है, तो 20 रुपये के लिए, ठीक है, आपसे 1 रुपया लिया जाएगा। फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर 1 रुपये से 5000 तक भेज सकते हैं, 6% लगेगा कमीशन। सेविंग बैंक मनी ऑर्डर है 1 रुपया से लेके 5000 तक भेज सकते हैं, कोई कमीशन नहीं लगेगा। सर्विस मनी ऑर्डर कौन भेज सकता है, गूगल से सर्च कर लेना और पढ़ लेना, ठीक है, 1 रुपये से, लिमिट इसकी कोई भी नहीं है, सर्विस मनी ऑर्डर की मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, कमीशन भी इसके ऊपर कोई नहीं लगेगा।
अल्टरेशन इन एड्रेस और प्लेस ऑफ पेमेंट, आप मनी ऑर्डर के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है या जहाँ से उसका भुगतान होना है, ठीक है, भुगतान के स्थान में परिवर्तन करना चाहते हैं, नो एडिशनल फी रिक्वायर्ड, कोई भी अतिरिक्त डाक शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। अल्टरेशन ऑफ पेइज नेम, पेइज नेम यानी कि जो भी आपका प्राप्त करता है उसमें आपने परिवर्तन करना है, ठीक है। पहला परिवर्तन किस चीज़ के बारे में था, एड्रेस के बारे में था, लेकिन दूसरा एड्रेसी के बारे में, पेई के बारे में है। ऑन पेमेंट ऑफ सेकंड कमीशन इक्वल टू फर्स्ट, तो इसके लिए आपको दूसरा कमीशन देना पड़ेगा जो पहले कमीशन के बराबर हो जाएगा। स्टॉपेज ऑफ पेमेंट, आप मनी ऑर्डर के भुगतान को रोकना चाहते हैं तब भी कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। कोई भी मनी ऑर्डर वॉइड कब हो जाता है, एमओ बिकम वॉइड एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इट्स इशू, जिस महीने में मनी ऑर्डर को इशू किया जाता है उस महीने के अगले महीने के लास्ट में, यानी कि क्या हो जाएगा, अगर मार्च महीने के मान लीजिए 10 तारीख को भी मनी ऑर्डर इशू किया गया तो इस महीने के लास्ट से, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, मार्च लास्ट से, यानी कि आपके अगले महीने में, मार्च के अगले महीना कौन सा आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा, तो अप्रैल के लास्ट में जाके ये क्या हो जाएगा, आपका वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब फिर से इंपॉर्टेंट है, कुछ लेटर्स अनपेड, इनसफिशिएंटली पेड या फिर कंडीशन ब्रीच करता है, ठीक है, यानी कि जो भी इसकी कंडीशंस है उनको भंग ये करता है, तो ये हमने कर लिया, ठीक है, चार्ज विद डबल द डेफिशिएंसी, और अगर कंडीशंस को तोड़ता है तो सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। इनलैंड लेटर कार्ड है, चार्ज विद डेफिशिएंसी कमी से लिया जाएगा, और अगर कंडीशंस को ब्रीच करता है, तोड़ता है, टेक्स्ट एज लेटर एंड डबल द डेफिशिएंसी एट लेटर पोस्टेज आर रेट विल बी रिकवर्ड, तो इसमें इसको लेटर की तरह, पत्र की तरह ट्रीट किया जाएगा और दोगुने चार्जेस लेटर पोस्टेज रेट के हिसाब से लिए जाएंगे। और पोस्ट कार्ड में भी आपका अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड है तो डबल डी डेफिशिएंसी का दोगुना लिया जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, ब्रीच ऑफ कंडीशंस, ये भी कंडीशन का उल्लंघन करता है तो लेटर माना जाएगा और जो चार्जेस होंगे दोगुने चार्जेस लिए जाएंगे, ठीक है। डेफिशिएंसी बिटवीन पोस्टेज ऑलरेडी पेड एंड पोस्टेज पेएबल फॉर लेटर, पत्र के लिए जो भी आपके चार्जेस पेएबल होंगे माइनस जो आपने ऑलरेडी पोस्ट कार्ड के लिए दे रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस निकाला जाएगा और उसका दोगुना आपसे लिया जाएगा। और इसके बाद बुक पैकेट के बारे में, तो बुक पैकेट हमने कर लिया, बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक, उसके बाद कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, उसके बाद पैटर्न और सैम्पल पैकेट। तो इन सभी के लिए अनपेड इनसफिशिएंटली पेड भेज रहे हैं, चार्ज विद डबल डी डेफिशिएंसी, दोगुने चार्जेस लिए जाएंगे। अगर ये ब्रीच ऑफ कंडीशंस करता है, ठीक है, शर्तों का उल्लंघन करता है साइज और वेट के हिसाब से, तो रिटर्न टू सेंडर, सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। और बाकी कंडीशंस का उल्लंघन करता है, आपने प्रोहिबिट आर्टिकल भेज दिया, कुछ और भेज दिया, चार्ज नोट, सॉरी यहाँ पे दूसरी कंडीशंस की बात की गई, आपने वो भेज दिया जो नहीं भेजना था, मतलब कि उसमें कुछ भी आपने लिखित वगैरह या कुछ इस तरह का भेजा, ठीक है। चार्ज ऑन डिलीवरी विद लेटर और पार्सल पोस्टेज विच एवर में भी लेस, ठीक है, इसको पार्सल या लेटर के हिसाब से चार्जेस लगाए जाएंगे, दो जो भी कम रहेंगे। आगे एनी पोस्टेज पेड ऑन इट टेकन इनटू अकाउंट इन एक्सेसिंग द चार्ज, ठीक है, आपने पहले जो भी चार्जेस दे दिए वो इस वाले चार्जेस में ऐड कर दिए जाएंगे। जब वितरण के समय आपसे लेटर या पार्सल पोस्टेज के रूप में जो चार्जेस बनते हैं वो लिए जाएंगे तो वो कम करके लिए जाएंगे जो आपने पहले ऑलरेडी दे रखे हैं। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर अनपेड और इनसफिशिएंटली डबल द डेफिशिएंसी, ठीक है, इसके ऊपर भी दोगुने चार्जेस लिए जाएंगे। अदर कंडीशंस ट्रीटेड एज बुक पैकेट और पीरियोडिकल एज द केस में भी, ठीक है। और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर अगर शर्तों का उल्लंघन करता है तो इसे बुक पैकेट माना जाएगा या फिर इसको पीरियोडिकल पत्रिका माना जाएगा, ठीक है। बुक पैकेट या पत्रिकाओं वाला बुक पैकेट माना जाएगा, जो भी केस होगा कंडीशन के हिसाब से देखा जाएगा। और पार्सल कंटेन प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स नोट ट्रांसमिटेड, अगर किसी भी पार्सल में प्रतिबंधित वस्तुएं हैं तो उसको ट्रांसमिट नहीं किया जाएगा। इफ़ फाउंड इन लेटर बॉक्स, अगर लेटर बॉक्स में प्राप्त होता है इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, अगर आपने क्या किया पार्सल को पोस्ट करने के लिए लेटर बॉक्स में उसको डाल दिया है तो इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी हो जाएगी, वो करवानी पड़ेगी। कंटेन मोर देन वन कम्युनिकेशन, अगर एक से ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा, ईच कम्युनिकेशन इन एक्सेस ऑफ वन शुड बी ट्रीटेड एज लेटर अनपेड, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो भी आपके निकलेंगे बीच में से, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ वन, एक से ज़्यादा जितने भी कम्युनिकेशन निकलेंगे उनको लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा और अनपेड लेटर की तरह, ठीक है। अनपेड के लिए फिर वितरण के समय दोगुने चार्जेस लिए जाते हैं, वो इसके ऊपर लिए जाएंगे। और उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट ये जो इंपॉर्टेंट डेट है इसकी 1986 में इसकी शुरुआत हुई। आर्टिकल्स अप टू 50 ग्राम आर चार्ज एट द रेट 35 अंडर दी ऑल वन इंडिया वन रेट, ठीक है, वन इंडिया वन रेट के तहत, ठीक है, 50 ग्राम तक के स्पीड पोस्ट ले के लिए 35 रुपीज़ चार्जेस लिए जाते हैं। और इंश्योरेंस आप इसकी 1 लाख रुपए तक करके भेज सकते हैं। मैक्सिमम वेट 35 kg हो सकता है। पीओडी क्या होता है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, तो उसके लिए 10 वितरण का जो प्रूफ होता है, ठीक है, वो उसके लिए 10 रुपये लगेंगे। सीओडी सर्विस फॉर ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सेलर्स अप टू 50,000, और सीओडी आप भेज सकते हैं, ठीक है, वो स्पीड पोस्ट में हमने पहले भी कर लिया, सीओडी मैक्सिमम 50,000 तक
भेजा जा सकता है। डिस्काउंट फॉर वॉक इन कस्टमर। अब ये वॉक इन कस्टमर क्या होते हैं, एक तो होते हैं ना रेगुलर वाले, एक होते हैं वॉक इन जो मतलब कभी कभार आए, ठीक है, आए और चल दिए। तो वो वाले जो होते हैं जो कभी कभी आते हैं, तो इनका डेली रेवेन्यू, क्योंकि अभी ये कभी कभी आएंगे तो कैसे इनका मंथली तो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, डेली रेवेन्यू देखा जाएगा। अगर 2,000 रुपये से 10,000 रुपये तक है, सॉरी 2,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक है तो 5% डिस्काउंट दिया जाएगा, और 1,00,000 रुपये से अधिक होने पर 10% का डिस्काउंट इनको दिया जाता है। और उसके बाद आपके पास डायमेंशंस की बात करें, लेंथ नोट एक्सीड 1.50 मीटर, ठीक है, लंबाई जो है 1.5 मीटर से ज़्यादा 50 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेंथ प्लस ग्रेटेस्ट सरकमफ्रेंस 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कंपनसेशन की बात करें फॉर डिले, अगर तो देरी हो जाती है तो स्पीड पोस्ट चार्जेस लिए जाएंगे। अब मान लीजिए आपने 50 रुपये स्पीड पोस्ट चार्जेस दिए थे, लेख अब क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्पीड पोस्ट के लिए मानक होते हैं कि भाई इतने समय के भीतर आपका लेख जो है वितरित हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं हो पाता है, देरी हो जाती है, तो उसमें आपको मुआवजा मिलता है। भाई मुआवजा कैसे मिलेगा, स्पीड पोस्ट चार्जेस अगर उसमें देरी हो जाती है। लॉस, टोटल थेफ्ट या फिर डैमेज होने की कंडीशन में डबल दी स्पीड पोस्ट चार्जेस और 1,000 विच एवर इज लेस। स्पीड पोस्ट शुल्क का दोगुना या 1,000 रुपये दोनों में से जो भी कम होगा, ठीक है, अगर वो क्या हो जाता है, चोरी, ठीक है, गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तब ये वाले डबल दी स्पीड पोस्ट चार्जेस या 1,000 दोनों में से जो भी कम होगा वो दिया जाएगा कंपनसेशन के रूप में। और डिलीवरी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ये हमने कर लिया, क्योंकि अभी मैंने बोला डिले होने पर कंपनसेशन दी जाती है। अब कैसे निर्धारित होगा कि भाई ये पहुंचने में इसमें देरी हुई है वितरण में, तो अगर लोकल के लिए आप भेज रहे हैं 1 से 2 दिन मैक्सिमम लगेगा, ठीक है, 2 दिन के बाद आपको उसमें डिले के लिए कंपनसेशन मिलेगा। मेट्रो टू मेट्रो 1 से 3 दिन में पहुंच जाएगा। स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल, राज्य की राजधानी और दूसरे राज्य की राजधानी के बीच में 1 से 4 दिन, सेम स्टेट के लिए 1 से 4 दिन, रेस्ट ऑफ द कंट्री बाकी पूरे देश में 4 से 5 दिन मैक्सिमम में ये पहुंच जाता है। और ईएमएस की बात करें, एक्सप्रेस मेल सर्विस, ये क्या होती है, जैसे आपके इंग्लैंड में सिंपल स्पीड पोस्ट बोलते हैं, इंटरनेशनल में जो स्पीड पोस्ट होती है उसको एक्सप्रेस मेल सर्विस कहा जाता है। बुकिंग एट ऑल डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस, जितने भी विभागीय डाकघर हैं सभी में इसको बुक किया जा सकता है। मैक्सिमम वेट जो है 35 kg हो सकता है। और उसके बाद आपके पास अकाउंट आ जाते हैं। भाई अकाउंट आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मिनिमम कितने से खुलेगा, मैक्सिमम कितने से खुलेगा, नॉमिनेशन मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, ये नॉमिनेशन वाला कंफ्यूज करता है, भाई 2 ही करके आते हैं या 3 मैक्सिमम। नॉमिनेशन जो है आप सेविंग के अकाउंट में 4 इंडिविजुअल तक कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये आता है, ठीक है। और चलिए करते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अभी। अकाउंट ओपन विद मिनिमम 500 रुपीज़ PSB, जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट होता है, बचत खाता होता है, मिनिमम 500 रुपये से खोला जा सकता है। मैक्सिमम अडल्ट हु कैन ओपन अकाउंट, ठीक है, कितने वयस्क मिलकर इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं, 2। मैक्सिमम सब्सिक्वेंट डिपॉजिट, 500 रुपये से अकाउंट खोल लिया, उसके बाद डिपॉजिट करना चाहते हैं, मेरे जैसे गरीब जो भी हैं तो वो 10 रुपये मिनिमम कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिपॉजिट कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है, वो आप जितनी मर्जी करवा लें। और उसके बाद आपकी जो मिनिमम विड्रॉ है वो 50 रुपये होनी चाहिए, अगर निकलवाना है तो भाई 50 रुपये होने चाहिए, ठीक है। अगर वही 520 तो कैसे 50 निकालेंगे, लेकिन 50 ही निकलेंगे। नो विड्रॉ परमिटेड आफ्टर बैलेंस रिड्यूसिंग टू 500 रुपीज़, अगर 500 रुपये पर एक बार बैलेंस पहुंच गया उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, 4%। तो आपको जो काम करना है वो क्या करना है, मैं दे दूंगा PDF आपको कि इंटरेस्ट रेट कितने हैं, उसमें ये देख के जाना है कि भाई सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कौन सी स्कीम पे चल रहा है, सुकन्या पे कितना है, SC सभी का इंटरेस्ट रेट पता होना चाहिए। साथ में हायर, सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट किसके ऊपर है वो पता होना चाहिए, और पूछा भी जाता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, RD का खाता जो होता है, तो इसको भी 100 रुपये से खोला जा सकता है, 100 रुपीज़ से मिनिमम खोला जाएगा, और 10 के मल्टीपल में। अब इसका क्या मतलब होता है, मल्टीपल 10, तो इसका मतलब होता है भाई 100 का खुलवाया, ठीक है। अब मेरे से हो सकता है मेरी ज़्यादा कैपेसिटी हो, मैं 110 का खुलवाना चाहूँ तो खुलवा सकता हूँ, यानी कि 10-10 के मल्टीप्लाई में चलता जाएगा, 110, 120 इस तरह से मैं खुलवा सकता हूँ, और भाई मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और ज्वाइंट अकाउंट कैन बी ओपन बाई 3 adults, ज्वाइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं, संयुक्त खाता खोलना चाहते हैं, 3 वयस्क मिलकर आपस में खोल सकते हैं। एडवांस में डिपॉजिट करना चाहते हैं, 5 वर्षों तक कर सकते हैं। भाई 5 वर्ष का ही तो खाता होता है ना, तो इसका मतलब आप पूरी RD को एक ही बार में डिपॉजिट कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपने एक बार जितने समय के लिए उसमें भुगतान कर दिया, यानी कि एडवांस में डिपॉजिट कर दिया, 5 साल के लिए कर दिया ना आपने एक बार, क्योंकि RD का खाता आप 3 साल के बाद प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है प्री मैच्योर क्लोजर आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद इसको प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अब आपने क्या किया, 5 साल के लिए एडवांस में डिपॉजिट कर दिया, आपके पास थे पैसे, अब बीच में आपको लोड पड़ गई
3 साल के बाद, तो भाई जब तक 5 साल पूरे नहीं होंगे, एडवांस में आपने जितना डिपॉजिट दे रखा है जब तक वो पूरा नहीं होगा तब ये प्री मैच्योर क्लोज भी नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उतने ही एडवांस करवाने हैं जब तक आपको लगे कि मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और लोन की बात करें, आफ्टर 12 इंस्टॉलमेंट, ठीक है, 12 इंस्टॉलमेंट करने के बाद, और साथ में अकाउंट कंटिन्यूड फॉर 1 ईयर, ठीक है, जो आपका अकाउंट है खाता 1 साल तक कंटिन्यू हो जाना चाहिए, और 12 इंस्टॉलमेंट उसमें हो जानी चाहिए। अप टू 50% ऑफ बैलेंस क्रेडिट इन दी अकाउंट, खाते में जो भी बैलेंस आपका रहेगा उसका 50% आप क्या कर सकते हैं, लोन के रूप में ले सकते हैं। आगे टाइम डिपॉजिट अकाउंट, जो टाइम डिपॉजिट अकाउंट होता है, सावधि जमा खाता अकाउंट, ओपन विद मिनिमम 1000 रुपीज़, 1000 रुपये से खोला जा सकता है इन मल्टीपल 100 रुपीज़, 100 रुपये के मल्टीपल में। ये नहीं कि 1000 रुपये के बाद 1100, 1200, 1300 इस तरह से ये खुल जाएगा। और मैक्सिमम लिमिट कितनी है, कोई भी नहीं है। टाइम डिपॉजिट अकाउंट के जितने मर्जी चाहे खाते खुलवा लो, आरडी के जितने मर्जी चाहे खाते खुलवा लो, आप खुलवा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट कैन बी ओपनड बाई अप टू 3 एडल्ट्स, जॉइंट खाता 3 अभ्यस्क मिलकर आपस में खुलवा सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोज आफ्टर, ठीक है, 6 मंथ, आरटीडी खाता जो है 6 महीने के बाद प्री मैच्योरली क्लोज किया जा सकता है। उसके बाद आपके पास मंथली इनकम अकाउंट, जो मासिक आय योजना वाला खाता होता है। क्या होता है, जिसमें आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलता है। अकाउंट ओपन विद मिनिमम 1000 रुपीज़ एंड इन मल्टीपल ऑफ 1000, ठीक है, ये खुलेगा तो 1000 रुपये मिनिमम, और उसके बाद आप ज़्यादा खुलवाना चाहते हैं तो 1000 रुपये के मल्टीपल में इसको खोल सकते हैं, यानी कि 1000 के बाद 2000, 3000, 4000 इस तरह से खुलेगा। जॉइंट अकाउंट कैन बी ओपन बाई 3 एडल्ट्स, ठीक है, इसको भी 3 वयस्क मिलकर खुलवा सकते हैं। प्री मैच्योर करना चाहते हैं, समय से पहले बंद करना चाहते हैं, 1 वर्ष के बाद किया जा सकता है। मैक्सिमम डिपॉजिट इन सिंगल अकाउंट, तो सिंगल और ज्वाइंट में क्या फ़र्क है, अगर आपने सिंगल खुलवाया तो मैक्सिमम आप 4.50 लाख यानी कि 4.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिपॉजिट इन ज्वाइंट अकाउंट 9 लाख, ठीक है, 9 लाख रुपए मैक्सिमम किया जा सकता है। उसके बाद आता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट, जो सीनियर सिटीजन वाला होता है कौन खुलवा सकता है, तो इसको खुलवा सकता है 60 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति, या फिर कोई भी आपका रिटायर्ड, आपका कुछ से आर्मी वाले जो होते हैं, आर्मी वगैरह से रिटायर होते हैं, वो कब खुलवा सकते हैं। और दूसरा सिविल वाले, ठीक है, इनके लिए आपको पता होना चाहिए, एक बार गूगल से देख लेना। तो यहाँ पे अकाउंट ओपन विद मिनिमम 1000 एंड इन मल्टीपल ऑफ 1000, ठीक है, ये भी 1000 रुपये मिनिमम और 1000 के मल्टीपल में ही खुलता है। और ज्वाइंट अकाउंट कैन बी ओपन बाई स्पाउस ओनली, तो इसमें जो सीनियर सिटीजन में अकाउंट खुलेगा, ये ज्वाइंट खुलेगा किसके साथ, जो स्पाउस का मतलब पति पत्नी होता है, ठीक है, स्पाउस का मतलब पति पत्नी, इनके दोनों ही आपस में मिलकर खोल सकते हैं, तीसरे को ऐड नहीं कर सकते हैं, ना ही जैसे भाई के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, इस तरह से नहीं होगा। जॉइंट अकाउंट कैन बी ओपन बाय स्पाउस ओनली हो गया। होल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन जॉइंट अकाउंट एट्रीब्यूटेबल टू फर्स्ट अकाउंट होल्डर ओनली, और जितना भी डिपॉजिट रहेगा खाते में वो पहले खाता धारक को ही एट्रीब्यूटेबल रहेगा, ठीक है, उसी को समर्पित रहेगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। प्री मैच्योर क्लोज एट एनी टाइम आफ्टर डेट ऑफ ओपनिंग, खाता खोलने की तारीख के बाद आप इसको किसी भी समय मैच्योर कर सकते हैं, क्योंकि 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति का ये खुलेगा तो उसको पैसे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, जिस हिसाब से इसको आप समय से जो है आपका खाता खोलने की तारीख से बाद किसी भी समय बंद कर सकते हैं। और मैच्योरिटी पीरियड इसका होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष के बाद ये मैच्योर हो जाता है, और मैच्योरिटी के बाद एक्सटेंडेड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, इसको 3 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। मैच्योरिटी के बाद जैसे होता है ना, आपका अगर आरडी का अकाउंट है तो उसको 5 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, और आपका सीनियर सिटीजन वाला तो 3 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। और उसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, पीपीएफ खाता जो होता है, तो अकाउंट ओपन विद मिनिमम 500 रुपीज़, 500 रुपये मिनिमम से खोला जा सकता है। मैक्सिमम डिपॉजिट इन अ फाइनेंशियल ईयर 1,50,000, मैक्सिमम जो इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए। ओनली सिंगल अकाउंट कैन बी ओपन, केवल आप सिंगल अकाउंट ही खोल सकते हैं, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में सिंगल ही खोला जाएगा, इसमें स्पाउस वाली ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है, बाकी ज्वाइंट वाली तो छोड़ ही दो। मैच्योर आफ्टर 15 ईयर्स एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ अकाउंट ओपनिंग, ठीक है, जो अपना अकाउंट ओपनिंग वाला फाइनेंशियल ईयर होगा उसको निकाल के आगे के 15 फाइनेंशियल ईयर देखे जाएंगे, तब जाके ये मैच्योर होगा। प्री मैच्योर आफ्टर 5 ईयर्स अंडर सर्टेन कंडीशंस, तो ठीक है, कुछ एक कंडीशंस में आप इसको प्री मैच्योर कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशंस डेथ से रिलेटेड है, इलनेस, जो भी डिपॉजिटर है, या फिर फॉरेन में स्टडी वगैरह के लिए जाना है तभी कर पाएंगे, लेकिन वो कंडीशंस है। लेकिन वैसे ही मैच्योर कब होगा, 15 ईयर्स के बाद। अब आता है आपका सुकन्या समृद्धि खाता, ये इंपॉर्टेंट खाता है, ठीक है, ज़रूरी खाता है। तो अकाउंट ओपन विद मिनिमम 250 रुपीज़, 250 रुपये से खोला जा सकता है। मैक्सिमम डिपॉजिट जितना पीपीएफ में आपका मैक्सिमम होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, सुकन्या समृद्धि में अभी 1.5 लाख रुपये ही रहेगा। वन अकाउंट
फॉर गर्ल चाइल्ड बिलो 10 ईयर्स इन बैंक और पोस्ट ऑफिस। सिर्फ एक ही खाता खुलेगा, आप बैंक में खुलवा लो, आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा लो, ऑल ओवर इंडिया सिर्फ एक ही खाता खुलेगा 10 वर्ष से कम आयु की लड़की के लिए। ओपनड फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 गर्ल्स इन अ फैमिली, एक फैमिली में, ठीक है, एक फैमिली में मैक्सिमम 2 लड़कियों के लिए, यानी कि एक माता पिता है उनकी सिर्फ 2 लड़कियों के लिए ही वो सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं। प्री मैच्योर आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग, इसको बंद करना है तो भाई 5 वर्ष के बाद प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी कंडीशंस हैं वो आपको बतानी चाहिए। जैसे जो भी अभी, क्योंकि अभी जो आपकी लड़की है 10 साल से कम है तो वो थोड़ी कमाने जाती है ना, 18 से नीचे होगी तब भी थोड़ी कमा रही होगी वो, तो उसमें डिपॉजिट करने वाले कौन होंगे? माता पिता। उनमें से किसी को कुछ हो जाता है, ठीक है, डेथ हो जाती है, जो आपके जिसके थ्रू अकाउंट खोला गया तब उसको प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद मैच्योरिटी जो रहेगी, मैच्योरिटी आफ्टर 21 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, खाता खुलने के 21 वर्ष के बाद ये मैच्योर हो जाएगा। और नेशनल सेविंग स्कीम एनएससी की बात करें, मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग, ठीक है, एनएससी को 1000 रुपये मिनिमम से खोला जा सकता है और कितने के मल्टीपल में? 100 के मल्टीपल में, मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। जॉइंट अकाउंट 3 व्यक्ति आपस में मिलकर खोल सकते हैं। प्री मैच्योर आप इसको 5 वर्ष के बाद करवा सकते हैं, लेकिन कंडीशंस हैं उसके बाद। आगे आपके पास किसान विकास पत्र, अब जो केवीपी होता है इसको मिनिमम आप 1000 रुपये से खोल सकते हैं और इन मल्टीपल ऑफ 100, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। जॉइंट अकाउंट 3 व्यस्क मिलकर खोल सकते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड डबल्स इन 24 मंथ, से पूछा जाता है भाई आपने एनएससी में, नेशनल सेविंग केवीपी में, किसान विकास पत्र में डिपॉजिट किया है, कितने वर्ष के बाद वो दोगुना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 10 साल 4 महीने, यानी कि टोटल कितने? 124 मंथ्स में। प्री मैच्योर एट एनी टाइम आफ्टर अकाउंट ओपनिंग अंडर कंडीशन, ठीक है, कंडीशंस के अंडर आप खाता खोलने की तारीख के बाद किसी भी समय इसको कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पे डिसीज्ड क्लेम केस कौन कितने तक सैंक्शन कर सकता है। सबसे पहले है लीगल एविडेंस फॉर क्लेम पेमेंट ऑफ डिसीज्ड अकाउंट, जो मृतक वाला खाता होता है, ठीक है, मृत व्यक्ति वाला जो अकाउंट होता है उसके लिए जो लीगल एविडेंस चाहिए होते हैं क्लेम सेटलमेंट के लिए, क्लेम के भुगतान के लिए, वो कौन कौन से है? प्रोवेट ऑफ बिल, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट तो ये तीनों हो जाएंगे आपके लीगल एविडेंस। और उसके बाद आपके पास इफ देयर इज नो नॉमिनेशन एंड डिपॉजिट वैल्यू एट डेट ऑफ डेथ इज अबव 5 लाख, क्लेम कैन बी सेटल्ड ओनली थ्रू सक्सेशन सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे कोई भी उसमें नॉमिनेशन नहीं है और डेट ऑफ डेथ के समय, ठीक है, उसमें जो अकाउंट में डिपॉजिट है वो 5 लाख रुपए से अधिक है, तो क्लेम के लिए, सेटलमेंट के लिए जो आपको चाहिए वो क्या चाहिए? सक्सेशन सर्टिफिकेट ही चाहिए। इसके जरिए ही इसका जो निपटान है वो भुगतान जो है वो किया जाएगा। क्लेम इन केस ऑफ विदाउट नॉमिनेशन, ठीक है, बिना नामांकन वाला अगर क्लेम केस है अप टू 5 लाख, 5 लाख रुपए तक, कैन बी सेटल्ड आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ डेथ ऑफ डिपॉजिटर। तो यहाँ पे अगर 5 लाख रुपए तक है, ठीक है, जिसमें कोई भी नॉमिनेशन नहीं है, तो इसको कब किया जाएगा? इसको किया जाएगा 6 महीने के बाद, ठीक है, 6 महीने के बाद सेटल किया जाएगा। जब डिपॉजिटर की डेथ होगी उसके 6 महीने के बाद ही इसका निपटान भुगतान किया जाएगा। अब ये आपके पास नेम ऑफ अथॉरिटी, अब ये आ जाएगा कि भाई कौन सा क्लेम केस कितने होने तक, या जहाँ पे नामांकन है या नहीं है, तो कौन उसको सैंक्शन कर सकता है। सबसे पहले नेम ऑफ अथॉरिटी देख लीजिए, सब पोस्ट मास्टर ऑफ टाइम स्केल सब ऑफिस, ठीक है, टाइम स्केल सब ऑफिस जो होता है, उप डाकघर जो होता है उसका जो सब पोस्ट मास्टर होता है। दूसरा सब पोस्ट मास्टर ऑफ लो सिलेक्शन ग्रेड पोस्ट ऑफिस, LSG जो होते हैं पोस्ट ऑफिस, उनका जो होगा। तो ये वाले जो सब पोस्ट मास्टर हो गए, वेयर नॉमिनेशन एग्जिस्ट, जहाँ पे नॉमिनेशन है भाई वहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी लिमिट तक वो इसको क्लियर कर सकते हैं, क्लेम को सैंक्शन कर सकते हैं। वेयर लीगल एविडेंस अवेलेबल, जहाँ पे लीगल एविडेंस अवेलेबल है 50,000 रुपये, तो यहाँ पे 50,000 रुपये तक ये कर सकते हैं, ठीक है। और अबव 50,000 केस वेयर आर सेंट टू डिविजनल ऑफिस, 50,000 रुपीज़ से अधिक है तो उनको क्या किया जाएगा? केसेस जो होंगे वो डिविजनल ऑफिस को भेज दिए जाएंगे। नो नॉमिनेशन और नो लीगल एविडेंस, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे वेयर नो लीगल एविडेंस आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई लीगल एविडेंस नहीं है तब आपका 50,000 रुपये तक कर सकते हैं, और 50,000 रुपये से अधिक होने पर डिविजनल ऑफिस को भेजा जाएगा। तो एक कमेंट सेक्शन एक बार चेक कर लेना आप, नो नॉमिनेशन और नो लीगल एविडेंस अवेलेबल, अगर नॉमिनेशन नहीं है, नामांकन नहीं है, ना ही लीगल एविडेंस है, तो ये 50,000 रुपये तक तब भी कर सकते हैं, और इसमें आप 50,000 से अधिक होने पर डिविजनल ऑफिस को भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी नो होगा, ठीक है, वेयर नो लीगल एविडेंस अवेलेबल 50,000 रुपये तक कर सकते हैं। कौन? सब पोस्ट मास्टर ऑफ टाइम स्केल सब ऑफिस और सब पोस्ट मास्टर ऑफ लो सिलेक्शन ग्रेड,
ये वाले। चलिए दूसरी अथॉरिटी देखते हैं, सब पोस्ट मास्टर, डिप्टी पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर्स ऑफ हाई सिलेक्शन ग्रेड, सब ऑफिस एंड हेड पोस्ट ऑफिस। हाई सिलेक्शन ग्रेड वाले जितने भी गैजेटेड आपके होंगे सब ऑफिस और हेड पोस्ट ऑफिस, उनका पोस्ट मास्टर, डिप्टी पोस्ट मास्टर, ठीक है, या सब पोस्ट मास्टर जो होगा। अगर यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, अगर आपका नॉमिनेशन है और लीगल एविडेंस अवेलेबल है तो जितनी मर्जी लिमिट तक कर सकते हैं, लेकिन अगर नो नॉमिनेशन और लीगल एविडेंस नहीं है तो 1 लाख रुपए तक कर सकते हैं। 1 लाख रुपए से अधिक होने पर डिवीज़न ऑफिस को भेजा जाएगा। तीसरी अथॉरिटी आपके पास कौन सी है, तो ये आपके पास सीनियर पोस्ट मास्टर, डिप्टी और चीफ पोस्ट मास्टर, और उसके बाद है आपके पास सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, गेस्टेड ग्रुप भी हेड पोस्ट ऑफिस एंड डिविजन्स। उसके बाद तीसरी अथॉरिटी है चीफ पोस्ट मास्टर इन पोस्ट ऑफिस हेड ऑफिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, और उसके बाद ऑल गेस्टेड ग्रुप ए हेड पोस्ट ऑफिसेज एंड डिविजनल एंड इक्विवेलेंट अथॉरिटी इन जनरल पोस्ट ऑफिसेज। तो ये वाली जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं, नो लिमिट वेयर नॉमिनेशन एग्जिस्ट, ठीक है, जहाँ पे नॉमिनेशन है भाई वहाँ पे कोई लिमिट नहीं रहेगी, और जहाँ पे लीगल एविडेंस है वहाँ पे आपकी क्या जाएगी, कोई लिमिट नहीं रहेगी। लेकिन जहाँ पे कोई आपका नॉमिनेशन नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। तो भाई ये क्वेश्चन पीए वाले एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, अब इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, चेक रियलाइजेशन चार्जेस फॉर आउट स्टेशन चेक फॉर फर्स्ट 1000 और पार्ट INR 30 रुपीज़ लगेंगे, फॉर ईच एडिशनल 1000 और पार्ट 3 रुपये। इन केस ऑफ बाउंसिंग चेक, अगर बाउंस हो जाता है चेक 50 रुपये एज सर्विस चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे मिनिमम क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपके पास, मिनिमम बैलेंस इन केस ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स। हमने कर लिया वैसे तो, लेकिन फिर भी एक नज़र देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या है आपके पास, सेविंग अकाउंट है 500 रुपीज़ मिनिमम है, रिकरिंग डिपॉजिट 100 रुपीज़, MIS का 1000, टाइम डिपॉजिट का मिनिमम 1000 से खुल जाएगा, PPF का 500 से, सीनियर सिटीजन का 1000 से, सुकन्या समृद्धि 250, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 1000 और KVP 1000 से खुलेगा। अगला है आपके पास प्री मैच्योर और एनकैशमेंट, ठीक है, प्री मैच्योर करना या फिर एनकैशमेंट मतलब नकदीकरण करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, POSB एट एनी टाइम, ठीक है, POSB का खाता है तो इसको भी आप प्री मैच्योर तो नहीं होता है, लेकिन एनकैशमेंट आप इसको क्लोज करवा सकते हैं खाता खुलने के किसी भी समय। RD आपके 3 साल के बाद हो जाएगा, TD को 6 महीने के बाद, MIS को 1 साल के बाद, PPF को आफ्टर 5 ईयर्स अंडर कंडीशन, ठीक है, PPF का 5 वर्ष के बाद हो जाएगा लेकिन कंडीशंस हैं। SSA को भी 5 वर्ष के बाद किया जा सकता है लेकिन अंडर कंडीशंस। उसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को किसी भी समय किया जा सकता है, NSC को नॉट परमिटेड एक्सेप्ट इन केस डेथ और फॉरफीचर, ठीक है, NSC को नहीं किया जा सकता लेकिन डेथ के मामले में या फॉरफीचर के मामले में किया जा सकता है। KVP आफ्टर 2 ईयर्स 6 मंथ्स। तो किसान विकास पत्र को 2 साल 6 महीने कितने होते हैं, 2.5 साल होते हैं, ठीक है, तो इसको 2.5 साल के बाद प्री मैच्योर कर सकते हैं। आगे आती है आपके पास ATM विड्रॉल लिमिट प्लस चार्जेस। तो विड्रॉल लिमिट कितनी रहती है ATM की, डेली ATM विड्रॉल लिमिट जो है वो 25,000 रुपये है। अब यहीं पे कई कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, पर ट्रांजैक्शन लिमिट आपसे पूछा जाए तो 10,000 रुपये है, ठीक है, 10,000 रुपये आप एक ट्रांजैक्शन में निकाल सकते हैं और पूरे दिन में आप 25,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास फीस फ्री ट्रांजैक्शंस एट अदर बैंक ATMs पर मंथ। तो अदर बैंक में आपको जो मिलती हैं ये आप एक बार उसमें कर लेना PDF में, ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं है। चार्जेस आफ्टर फ्री ट्रांजैक्शन एट अदर बैंक ATMs, ठीक है, कितने चार्जेस लगते हैं, 20 प्लस GST लगती है। अगर आपने फ्री ट्रांजैक्शंस खत्म कर ली है ऊपर वाली, उसके बाद अदर बैंक ATM से आप विड्रॉ करते हैं 20 रुपये प्लस GST। चार्जेस फॉर ट्रांजैक्शन डन एट DOP ATM, तो DOP ATM से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अकाउंट्स फॉर विच ATMs कार्ड्स एंड नेट बैंकिंग अकाउंट कैन नॉट बी इशूड। तो ऐसे अकाउंट जिनके लिए नेट बैंकिंग और ATM कार्ड इशू नहीं किए जा सकते हैं वो कौन से हैं, माइनर और ल्यूनेटिक अकाउंट एंड जॉइंट अकाउंट, जो इन तीनों के लिए नहीं किया जाएगा। ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए उसके बाद है आपके पास यहाँ पे नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन क्या होता है, नामांकन मैंडेटरी एट टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग, खाता खोलने के समय कंपलसरी है भाई, मैंडेटरी आपको करवाना पड़ेगा। चार्जेस प्लस कैंसलेशन ऑफ नॉमिनी। अब क्या होता था ना, पहले जो चल जाता था ऐसे बिना नॉमिनेशन के खाते भी खुल जाते थे या कहीं के अपडेट नहीं है, तो उसके लिए अभी नॉमिनेशन जो है कंपलसरी हो गया है, ठीक है। तो कोई भी आपने सर्विस लेनी है तो नॉमिनेशन पहले करवाना पड़ेगा। 50 रुपये प्लस GST आपसे लिए जाते हैं। अब GST कितनी होती है, 18% के हिसाब से लगेगी, तो कितने बनेंगे आपके, ये बन जाएंगे आपके 9 रुपीज़, ठीक है, 9 रुपीज़ 1800 के हिसाब से
से 18 बनते हैं, तो 50 के हिसाब से 9 बनेंगे, 59 रुपीज़ लिए जाएंगे। तो यहाँ पे कैन बी मेड फॉर 4 इंडिविजुअल्स। तो ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नॉमिनेशन 4 मैक्सिमम इंडिविजुअल्स तक किया जा सकता है, ठीक है। 4 व्यक्तियों तक आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, आप एक अकाउंट में 4 नॉमिनी बना सकते हैं। अगला है आपके पास ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट। एक अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है? तो भाई किया जा सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ एनी CVS पोस्ट ऑफिस टू अनदर CVS पोस्ट ऑफिस। तो एक CVS पोस्ट ऑफिस से दूसरे CVS पोस्ट ऑफिस में आप अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आपका PPF, SSA और सीनियर सिटीजन। तो PPF का हमने किया भाई, सिर्फ आपका एक ही व्यक्ति इसको खोल सकता है, इसमें जॉइंट वाली कोई सुविधा नहीं है। SSA का एक सिंगल लड़की के नाम पे ही खुलेगा, ठीक है। उसमें आप ये तो नहीं है कि ज्वाइंट करके 2 लड़कियों का खुलवा दें। ये सीनियर सिटीजन में स्पाउस ओनली, ठीक है। अब ये ऐसे अकाउंट है बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप एक ही जगह पर खुलवा सकते हैं। अब किसी को पोस्ट ऑफिस में दिक्कत है या किसी को बैंक में दिक्कत है, वो इसको ट्रांसफर करना चाहता है पोस्ट ऑफिस से बैंक में या बैंक से पोस्ट ऑफिस में, दीज अकाउंट्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैंक टू पोस्ट ऑफिस एंड वाइस वर्सा। इनको बैंक से पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर किया जा सकता है और पोस्ट ऑफिस से बैंक को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। और जो चार्जेस लगते हैं भाई वो कितने लगते हैं? 100 रुपीज़ प्लस GST, यानी कि टोटल आपसे 118 रुपये लिए जाएंगे। 100 रुपीज़ आपसे फीस प्लस GST जो भी है, वर्तमान की GST जो भी होते हैं उसके हिसाब से लगा देनी है। बाकी इंपॉर्टेंट चार्जेस, इशू डुप्लीकेट पासबुक। डुप्लीकेट पासबुक इशू करने के लिए एक होती है ना आपकी फ्रेश पासबुक। अब फ्रेश पासबुक के लिए ध्यान रखना 0 रुपये लिए जाते हैं, ठीक है। और आपकी जो इशू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक इशू करने के लिए कब की जाती है? पुरानी पासबुक आपने घुमा दी है, ख़राब कर दी है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, मेरे जैसे पानी भी उसके ऊपर उड़ेल देते हैं, तो वो क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। अब नहीं चाहिए क्योंकि प्रिंटर के साथ उसके ऊपर एंट्री होने से रही, तो उसके लिए भाई आपसे 50 रुपये लिए जाएंगे। इशू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और डिपॉजिट रिसिप्ट आपको चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट चाहिए तो 20 रुपये, ठीक है, प्रत्येक केस में। कैंसिल और चेंज नॉमिनेशन 50 प्लस GST हमने कर लिया। ट्रांसफर और प्लेजिंग ऑफ अकाउंट, ठीक है। प्लेज करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए 100 प्लस GST दोनों सेम है। इशू चेकबुक इन सेविंग बैंक अकाउंट, नो फीस फॉर अप टू 10 लीव्स। लीव्स क्या होते हैं? तो चेक में आपके जो होते हैं ना, चेक देते हैं जो काट के, तो उसमें क्या हो जाएगा आपके पास जो चेकबुक इशू करते हैं सेविंग बैंक के अकाउंट के मामले में, तो कोई भी आपसे फीस नहीं ली जाती है 10 चेक तक। उसके बाद आप 10 चेकबुक की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 लीफ होते हैं चेक के, उसके लिए इन कैलेंडर ईयर, और उसके बाद आपसे 2 रुपये पर चेक के हिसाब से लिए जाएंगे। उसके बाद आपके पास चार्जेस ऑन डिसऑनर ऑफ चेक, डिसऑनर होने पर आपसे 100 रुपीज़ लिए जाएंगे। उसके बाद आपके पास IFS मनी ऑर्डर। IFS मनी ऑर्डर क्या होता है? आपके पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, ये इंडिया की खुद की सर्विस है। सर्विस ऑपरेशनल विद LA, पोस्ट ग्रुप, फ्रांस एंड UAE, ठीक है, इन सभी के साथ है ये। और उसके बाद हमारे पास अप टू 50,000 रुपीज़ कैन बी रिसीव्ड इन कैश। 50,000 रुपये तक आप इसको कैश में रिसीव कर सकते हैं। मान लीजिए IFS मनी ऑर्डर भेजा है किसी ने, तो ये क्योंकि डॉलर में आता है, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट जो है इसकी USD में रहती है 2500 USD में। अब जब इंडियन करेंसी में दिया जाता है तो आपको क्या हो सकता है? 50,000 रुपये तक आप कैश ले सकते हैं, उसके बाद आप चेक की सुविधा से ले सकते हैं। मैक्सिमम 30 ट्रांजैक्शंस पर पर्सन पर ईयर। एक व्यक्ति एक वर्ष में 30 मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो है वो प्राप्त कर सकता है। यूनिक मनी ऑर्डर नंबर दिया जाता है 9 डिजिट इन केस UAE, ठीक है। UAE के लिए भेज रहे हैं तो 9 डिजिट का होगा, और अगर यहाँ पे फ्रांस के लिए भेज रहे हैं 26 डिजिट का ये रहेगा। आगे आपके पास IMTS, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस, ओनली इनवर्ड रेमिटेंस इज सर्विस नहीं होगा, यहाँ पे इज अवेलेबल होगा, ठीक है। तो IMTS जो मनी ऑर्डर है इसमें सिर्फ इनवर्ड मतलब फॉरेन कंट्री से आप भारत के लिए ही भेज सकते हैं, भारत से फॉरेन कंट्री के लिए नहीं जाएगा। मैक्सिमम लिमिट इसकी भी 2500 USD है एक बार में, और 30 ट्रांजैक्शन एक सिंगल बेनिफिशियरी एक कैलेंडर ईयर में प्राप्त कर सकता है। एक कैलेंडर ईयर और वित्तीय वर्ष में फ़र्क पता रखना है। जो वित्तीय वर्ष है वो आपका 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, और कैलेंडर ईयर आपका 1 जनवरी से शुरू होता है। चलिए उसके बाद आपके पास जन सुरक्षा स्कीम। तो 3 प्रकार की जन सुरक्षा स्कीमें हैं, PMJJY, PMSBY, APY। अब इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा क्योंकि ये चार्जेस इसके लिए जो पहले थे वो चेंजेस इसमें आई हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं PMJJY के लिए। तो जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है इसमें जो चार्जेस हैं, एज के लिए सबसे पहले एज लिमिट कितनी है? 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पे प्रीमियम जो है 436, पहले कितना था? 330 था, लेकिन अब कितना हो गया? 436 रुपीज़ लिए जाते हैं। इंश्योरेंस कवर 1 जून से 31 मई तक रहेगा। आपके जो एक बार 436 रुपये कट गए वो 1 जून से लेकर 31 मई तक रहेंगे, यानी कि 1 साल के आपके 1 जून से 31 मई, यानी कि 1 साल के लिए रहेंगे। उसके बाद फिर से आपके सेविंग
के अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएंगे। बेनिफिट अप टू 2 लाख इन डेथ केस ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारणवश डेथ होने की स्थिति में 2 लाख रुपए तक का इसमें इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। मास्टर पॉलिसी होल्डर कौन होता है? जो पार्टिसिपेटिंग बैंक रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है बार बार कि मास्टर पॉलिसी होल्डर कौन होता है पीएमजेजेबीवाई में? जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक होता है। और उसके बाद आपके पास पीएमएसबीवाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एज लिमिट की बात करें 18 to 70 ईयर, 18 से 70 वर्ष के बीच में। प्रीमियम 12 रुपये था, अभी कितना हो चुका है? 20 रुपये हो चुका है। इंश्योरेंस कवर ये भी 1 जून से 31 मई तक रहेगा। और कवर इसमें एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी दोनों के लिए मिलता है। डिसेबिलिटी के लिए आपको अलग है और एक्सीडेंटल में आपको क्या मिल जाएगा? 2 लाख रुपए। और लॉस, यहाँ पे ये थोड़ा इसमें डिसेबिलिटी वाला समझ लेना, लॉस ऑफ बोथ आइज, दोनों आंखें किसी ने खो दी हैं, या लॉस ऑफ बोथ हैंड और फीट, ठीक है, दोनों ही पैर या हाथ दोनों ही गवा दिए हैं। और लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आई, या फिर एक आंख की रोशनी खो दिया, लॉस ऑफ वन हैंड और फुट, उसके साथ एक आपकी हाथ चला गया या एक आपकी लात चली गई है, इनके 2 चीज़ें चली गई हैं, तब भी आपको उसमें 2 लाख रुपए तक मिल जाएगा। अटल पेंशन योजना, तो अटल पेंशन योजना जो है इसकी एपीवाई की फुल फॉर्म है। इसको कब किया गया पेश? तो 2015-16 के बजट में इसको पेश किया गया। स्कीम एडमिनिस्ट्रेटेड बाई पीएफआरडीए। तो जो स्कीम है इसको किसके द्वारा प्रशासनित किया जाता है? इसको किया जाता है पीएफआरडीए। क्या चीज़ होती है भाई? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है। और मंथली पेंशन रेंज, जो आपको महीने में पेंशन लगेगी ना बाद में, वो उसकी रेंज क्या होगी? 1000 से 5000, 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 इस तरह से रहती है। और उसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? 50% ऑफ सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन और 1000 एनुम पर एनुम विच एवर इज लेस, ठीक है, 1 साल का देखा जाएगा। जो भी सब्सक्राइबर ने कंट्रीब्यूशन किया होगा उसका 50% या 1000 रुपये, दोनों में से जो भी कम होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा। एज लिमिट क्या है? 18 से 40 वर्ष के बीच में ले सकते हैं। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पेमेंट्स, आप इसमें डिसकंटिन्यू कर देते हैं पेमेंट को, ठीक है, बीच में छोड़ देते हैं। आप आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद अकाउंट फ्रोज हो जाएगा, 12 महीने के बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा और 24 मंथ के बाद ये क्लोज हो जाएगा। तो डीएक्टिवेट और फ्रोजन अकाउंट को आप फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन बंद हुए को नहीं किया जाएगा। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड जो है ओनली यूटीआई म्यूचुअल फंड आर परमिटेड थ्रू डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस, ठीक है, इसमें सिर्फ आपको यूटीआई म्यूचुअल फंड ही मिलेंगे पोस्ट ऑफिस में। और यहाँ पे ये किसके थ्रू दिए जाते हैं? NISM और EUIN के द्वारा, ठीक है, सर्टिफाइड स्टाफ के द्वारा ये दिए जाते हैं। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, एक बार चेक कर लेना एपीवाई का अगर क्लोज हो गया तो क्या उसको दोबारा से आप चालू कर सकते हैं या नहीं। और उसके बाद आपका पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021, ये पीएम केयर्स क्या है? जब लॉकडाउन आपका लगा था, ठीक है, कोरोना टाइम में ये शुरू हुआ था, तो ये इस साल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लॉन्च्ड बाय पीएम ऑन 29 मई 2021, तो इसको कब के लॉन्च किया गया? तो ये एसबी ऑर्डर भी है, ठीक है, एसबी ऑर्डर भी है आपका 2021 वाला, क्योंकि प्रीसीडिंग ईयर वाले पूछे जाते हैं तो पूछा जा सकता है। तो इसको लॉन्च किया गया 29 मई 2021 को। फॉर सपोर्ट चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ पेरेंट और लीगल गार्डियन इन कोविड-19 पैंडेमिक ड्यूरिंग पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 11 मार्च 2020। तो इसमें क्या है, जो भी आपके बच्चे थे, ठीक है, जिन्होंने अपने कोरोना टाइम में अपने माता पिता दोनों को ही खो दिया या लीगल जो भी उनके गार्डियन थे उनको खो दिया है, तो उसके लिए है ये आपके पास फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट ऑन रीचिंग 23 ईयर्स ऑफ एज, तो उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी जब वो 23 ईयर्स के हो जाएंगे। तो ये वाला पीएम केयर फंड वाला अकाउंट उनके लिए था। आगे आपके पास एनपीएस क्या होता है? नेशनल पेंशन सिस्टम। तो इसमें जो नोडल एजेंसी है इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के लिए, वो आपकी कौन सी है? पीएफआरडीए, ठीक है, ई नहीं है, पीएफआरडीए जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हमने पहले किया, वही सेम इसके लिए भी एज लिमिट 18 से 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 2 तरह के अकाउंट इसमें होते हैं, टियर 1 और टियर 2, ठीक है। जो आपका ये क्या होता है, टायर 2 वाला होता है, ये वॉलंटरी सेविंग फैसिलिटी होती है, ठीक है, ये वॉलंटरी जो भी रिटायरमेंट लेते हैं उनके लिए होता है। मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अकाउंट ओपनिंग टाइम प्लस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट डिपॉजिट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो जो टियर 1 होता है इसमें क्या होता है, आप जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन करते हैं अकाउंट खोलने के समय और बाद की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो मिनिमम 500 रुपीज़ की रहेंगी। और मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो है पर ईयर का 1000 होना चाहिए और मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन इन अ ईयर 1, तो 1 साल में कम से कम 1 कंट्रीब्यूशन जो है वो होना ही चाहिए।
और टायर 2 वाले अकाउंट में मिनिमम कंट्रीब्यूशन एट टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग तो 1,000 रुपये, ठीक है, अकाउंट खोलते समय, और सब्सिक्वेंट मिनिमम कंट्रीब्यूशन 250 रुपये। बाद में आप जितना, सब्सिक्वेंट मतलब क्या होता है, अकाउंट खोलने के बाद जो भी आप करेंगे। और नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट ऑफ कौन कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में इसमें कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आगे आपकी ईसीएस, तो ज़्यादा नहीं करेंगे, ईसीएस की फुल फॉर्म कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। और डाकघर में इस सेवा का यूज़ किसके लिए किया जाता है, एमआईएस का इंटरेस्ट रेट डालने के लिए, जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है, क्योंकि वो कुछ अभी ग्राहक को क्या होता है, ग्राहक को ये सुविधा है ना कि आपका एमआईएस का इंटरेस्ट वो अपने बैंक के खाते में भी डिपॉजिट करवा सकते हैं या पोस्ट ऑफिस में भी। तो ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस का यूज़ किया जाता है, अवेलेबल इन डीओपी एट 15 आरबीआई एंड 21 एसबीआई लोकेशन। सो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में 15 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लोकेशन पे है, और 21 से आपकी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लोकेशंस के ऊपर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपके पास आईपीपीबी, आईपीपीबी क्या है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। टैगलाइन क्या है, आपका बैंक आपके द्वार। और लॉन्च कब किया गया, 1 सितंबर 2018 को। विजन क्या है इसका, बिल्डिंग मोस्ट एक्सेसिबल, उसके बाद अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड बैंक फॉर दी कॉमन मैन। कॉमन मैन मतलब जो कॉमन मैन विलेज वगैरह के लोग होते हैं उनके लिए, ठीक है, बिल्कुल आसान कर देना बैंक वगैरह से अपने पैसे विड्रॉ करना। और डायरेक्टर बस चेयरमैन कौन होता है, जो श्री विनीत पांडे हैं, ठीक है। ये और भी कुछ है, आपको पता होना चाहिए कौन है। एमडी और सीईओ, और ये आपको गूगल से कर लेना, ये पूछा जा सकता है, गूगल से एक बार कर लेना। और उसके बाद है प्रोवाइड करंट अकाउंट प्लस 3 टाइप ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट। सो ये करंट अकाउंट भी प्रोवाइड करता है और 3 सेविंग अकाउंट भी आपको प्रोवाइड करता है, रेगुलर अकाउंट, डिजिटल सेविंग अकाउंट और बेसिक सेविंग अकाउंट। ये 3 प्रकार के अकाउंट भी इसके द्वारा ऑफर किए जाते हैं। और इंटरेस्ट रेट की बात करें, इंटरेस्ट रेट इसमें बहुत ही भाई अच्छा मिलता है, ठीक है, आपको लाखों में। सेविंग अकाउंट में रेगुलर है आपका, तो 1 लाख रुपए तक आपको 2.25% मिलेगा, और अगर 1 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको 2.50 इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आपका डिजिटल है तो जितना मर्जी हो, ठीक है, 2.25 के हिसाब से मिलेगा। और बेसिक में सेम आपका जितना आपको रेगुलर में मिलेगा। तो ये भाई बहुत ज़्यादा है, 2.25 भाई, इतना इंटरेस्ट मिलेगा नहीं कहीं भी आपको, ठीक है। और करंट अकाउंट ये 0, ठीक है, इसका 0 है, इसमें मत देखना कुछ भी। आईपीपीवी सर्विसेज, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, ठीक है, ये देख लेना। जो बोलते हैं भाई एसएमएस बैंकिंग नहीं होती है, भाई मिल जाती है, आप एसएमएस करते हैं, वहीं से आपको रिटर्न में मैसेज आता है आपका इतना बैलेंस बच गया है, ठीक है। एसएमएस बैंकिंग, मिस्ड कॉल बैंकिंग, फोन बैंकिंग, आईपीपीवी प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक लिंकेज आपको मिल जाती है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, डीएलसीज होता है ना भाई, कौन इसको यूज़ करता है वो पता होना चाहिए, तो डीएलसी भी आपको ये सुविधा मिल जाती है। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, ठीक है, मनी भी आप भेज सकते हैं, ये सारी सुविधाएं आपको आईपीपीवी में मिल जाएंगी। बैलेंस अबव 2 लाख ऑटोमेटिकली स्वीप्ट आउट टू पीओएसबी अकाउंट। अगर आपका 2 लाख रुपए से अधिक का बैलेंस हो जाता है आईपीपीवी अकाउंट में, ऑटोमेटिकली पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और इसमें थर्ड पार्टी सर्विसेज भी आपको मिल जाती हैं, लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद आपके जनरल इंश्योरेंस और आपके म्यूचुअल फंड, ये भी आपको मिल जाएगा। और उसमें आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में मिल जाएंगी, जैसे मोबाइल नंबर अपडेट इन आधार, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण, पीएलआई डिपॉजिट, ये वाला, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल के लिए, क्योंकि पीएलआई डिपॉजिट अभी होना शुरू हुआ है, थोड़ा टाइम ही हुआ है। तो पीएलआई डिपॉजिट, आरडी, पीपीएफ, एसएस से लोन अगेंस्ट आरडी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जनरल इंश्योरेंस में आप क्या कर सकते हैं, मोटर इंश्योरेंस, प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी आप ले सकते हैं, ठीक है, मोटर इंश्योरेंस कर सकते हैं। और दूसरा आपके पास टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। 2 व्हीलर के लिए इसमें कौन कौन सी है, बजाज वाली है और दूसरी टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस आपको मिल जाएंगी। और उसके बाद आते हैं आपके पास इंपॉर्टेंट पीएलआई और आरपीएलआई के लिए। तो इसमें पीएलआई के लिए जो इसकी शुरुआत हुई वो कब हुई, इसकी शुरुआत हुई 1 फरवरी 1884, ठीक है। तो ये कर लेना भाई अभी अच्छे से, इनको पीएलआई की शुरुआत ये बार बार पूछी जाती है। 1 फरवरी 1884 को एक्सटेंडेड फॉर फीमेल एम्प्लॉयज़ 1894। और जो आपकी महिला जो कर्मचारी थे, क्योंकि जब शुरुआत की गई तो सिर्फ मेल के लिए थी, बाद में इसको 1894 में फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए भी बढ़ाया गया। होल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो 6 तरह की पीएलआई पॉलिसीज होती हैं। अब मैं समझाता जाऊंगा, भूलेंगे नहीं आप कभी भी। होल लाइफ इंश्योरेंस, संपूर्ण जीवन बीमा, भाई आपके पूरे जीवन के लिए आपको सुरक्षा मिलेगी, सुरक्षा इसका नाम हो जाएगा। होल लाइफ इंश्योरेंस, संपूर्ण जीवन के लिए सुरक्षा, इस तरह से याद रखेंगे तो इसका नाम पूछा जाता है। आपको होल लाइफ इंश्योरेंस लिखा होगा, इसको क्या कहा जाएगा, तो अभी आपको याद रहेगा कि होल लाइफ इंश्योरेंस क्या हो जाएगी, संपूर्ण जीवन के लिए आपको सुरक्षा मिल जाएगी, तो सुरक्षा हो जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम एज 19 to 55 ऐसी क्या, मिनिमम 19 हो सकती है, मैक्सिमम 50। लोन और सरेंडर सुविधा इसमें उपलब्ध है। लोन आप 4 वर्ष के बाद ले सकते हैं, सरेंडर 3 वर्ष के बाद किया जा सकता है। और लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस 76 रुपीज़ पर 1000 रुपीज़ सम एश्योर्ड और पर ईयर, ठीक है। 1 वर्ष में आप 1,000 रुपये के लिए आपको 76 रुपीज़ मिलेंगे।
और अगला है आपके पास कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस, ठीक है, परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा। अब परिवर्तनीय मतलब आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं मतलब आपको इसमें सुविधा मिल जाएगी, मतलब आप इसको एंडोमेंट इंश्योरेंस में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो भाई आपको ये क्या मिल गई, सुविधा मिल गई ना, होल लाइफ इंश्योरेंस में आपको सुरक्षा मिल गई, अब इसमें कन्वर्ट आप कर सकते हैं तो आपको सुविधा मिल गई। तो एज इसमें 19 to 50 ईयर हो सकता है। कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंडोमेंट एश्योरेंस आफ्टर 5 ईयर्स नॉट लेटर देन 6 ईयर्स। तो इसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एंडोमेंट एश्योरेंस में, लेकिन कब, 5 वर्ष के बाद, लेकिन 6 वर्ष से पहले, ठीक है, जब आपने इसको लिया है उसके 5 वर्ष के बाद और 6 वर्ष से पहले आप कर सकते हैं। इफ नॉट कन्वर्टेड ट्रीटेड एज होल लाइफ एश्योरेंस, आप नहीं करते हैं इसको होल लाइफ एश्योरेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। लोन आपको मिल जाएगा 4 वर्ष के बाद, सरेंडर आप इसको 3 वर्ष के बाद कर सकते हैं। और लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस कितना है, 76 रुपीज़ पर 1000 रुपीज़ पर ईयर, ठीक है, एक साल के 1000 के कंट्रीब्यूशन के लिए आपको 76 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा। और कन्वर्शन आप करवाते हैं तो एंडोमेंट एश्योरेंस, ठीक है, अगर इसको एंडोमेंट एश्योरेंस में आपने कन्वर्ट कर लिया, ईए आएगा, ईडब्ल्यू नहीं, तो एंडोमेंट एश्योरेंस में कन्वर्ट करने पर आपको वही एंडोमेंट एश्योरेंस वाला बोनस मिलेगा। चलिए उसके बाद आपको एंडोमेंट एश्योरेंस आती है। अब इसमें संतोष हो जाएगा। एंडोमेंट एश्योरेंस में क्या होता है भाई, संतोष इसलिए रहता है ना इसमें, क्योंकि इसमें आपको पता होता है भाई इतने टाइम पे मैच्योरिटी मिलेगी, तो इतने टाइम वाली जो मैच्योरिटी होती है वो 35, 40, 45, 50, 55, 58 और 60, ये याद कर लेना भाई, इसी एज के ऊपर आप इसको मैच्योर करवा सकते हैं। तो ये क्या संतोष है, आपने पता है 35 तक करवाइए तो आपको 35 के ऊपर ही पैसे मिलेंगे, आपको संतोष हो गया। तो एंडोमेंट एश्योरेंस क्या आ जाएगी, संतोष आ जाएगी। प्री डिटरमाइंड डेट ऑफ मैच्योरिटी, ये मैंने बता दिया, इसमें पहले से ही निर्धारित होता है डेट ऑफ मैच्योरिटी कितनी रहेगी। एज लिमिट की बात करें 19 to 55 ईयर्स रहेगी। लोन प्लस सरेंडर की सुविधा आपको 3 वर्ष के बाद मिल जाएगी। और लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस कितना है, 52 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर। एक वर्ष में आप 1000 रुपये के डिपॉजिट के लिए 52 रुपये आपको मिलेंगे। अगला है आपके पास ज्वाइंट लाइफ एश्योरेंस, ठीक है, ज्वाइंट लाइफ एश्योरेंस युगल सुरक्षा। अब युगल क्या होता है, जोड़ा, ठीक है, और ज्वाइंट में क्या आ जाता है, 2 जने जब खुलवाते हैं, तो पति पत्नी जब खुलवाते हैं ना, युगल सुरक्षा हो जाती है भाई, दोनों की सुरक्षा हो गई, युगल जोड़ा, ठीक है, जोड़े की सुरक्षा ज्वाइंट लाइफ एश्योरेंस हो जाएगी। तो ये भूलेंगे नहीं आप, इस तरह से एक बार भी याद कर लेंगे। ओनली फॉर स्पाउस, ये केवल पति पत्नी के लिए है। ओनली ऑफ देम एलिजिबल, वन ऑफ दैम एलिजिबल फॉर पीएलआई, दोनों में से एक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल होना चाहिए। एज लिमिट 21 to 45 ईयर्स हो सकती है। मैक्सिमम टर्म ऑफ पॉलिसी तो 5 वर्ष, और मिनिमम जो मैक्सिमम है, मिनिमम एज टर्म जो है पॉलिसी की वो 5 वर्ष है, और मैक्सिमम कितनी है 20 वर्ष। ये 2 ही है आपकी इसमें रहेंगी, मिनिमम 5 वर्ष के लिए और मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए। और लोन प्लस सरेंडर आप इसको भी कर सकते हैं 3 वर्ष के बाद। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस, इसमें सेम आपको एंडोमेंट एश्योरेंस वाला 52 रुपीज़ पर 1000 रुपीज़ सम एश्योर्ड पर ईयर, ठीक है, जो भी रहेगा, तो 1000 रुपये पर आपको 52 रुपीज़ दिए जाएंगे। और उसके बाद आपके पास एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, तो एक मनी बैक पॉलिसी होती है। तो मनी बैक पॉलिसी जैसे वापस आना है, यानी कि आपकी क्या हो रही है, चिंता हो रही है, सुमंगल आपका हो जाएगा, ठीक है, भला सोचा जा रहा है भाई, आपको समय समय पर पैसे मिलते जा रहे हैं, ठीक है, मनी बैक पॉलिसी है। पॉलिसी टर्म ये 2 तरह की हो सकती है, 15 वर्ष के लिए या 20 वर्ष के लिए, ये 2 ही रहेंगी। एज की बात करें, मिनिमम इसमें 19 ईयर्स की एज में आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एज लिमिट जो रहेगी ना इसमें, ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है, वो पूछी भी जाती है। तो भाई क्या होता है कि इसमें 2 तरह की पॉलिसीज आ गई, एक 15 वर्ष वाली और दूसरी 20 वर्ष वाली। तो क्या हो जाएगा, 40 ईयर्स फॉर 20 ईयर्स टर्म पॉलिसी, 20 वर्ष वाली आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज कितनी हो जाएगी, 40 ईयर्स हो जाएगी। और आप 15 वर्ष वाली लेना, 45 ईयर्स आपकी एज हो चुकी है, तो 15 वर्ष की मैक्सिमम आप टर्म वाली पॉलिसी ले सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अब 60 साल तक ही ले सकते हैं पीएलआई पॉलिसी को। तो अगर आपकी मतलब एज जो है 40 वर्ष हो चुकी है तो आप 20 वर्ष के लिए ले सकते हैं, तब 60 बनता है। लेकिन 40 से अधिक हो चुकी है, 45 ईयर्स तक आप पहुंच चुके हैं, तो उसके लिए फिर आपको 15 वर्ष की ही मिलेगी, ठीक है, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। आगे आपके पास सर्वाइवल बेनिफिट्स, सर्वाइवल बेनिफिट्स यानी कि जो जीवित है, जिसने इंश्योरेंस ली हुई है, जिसने बीमा करवाया हुआ है, उसी को मिलेंगे। तो यहाँ पे 15 ईयर्स वाली पॉलिसी है, तो ऑन कंप्लीशन ऑफ 9 ईयर्स, 12 ईयर्स और 15 ईयर्स 20% होनी, ठीक है, 20% मिलता जाएगा आपको 9 वर्ष पूरे होने पर। उसके बाद 12 वर्ष के बाद आपको 20% मिलेगा, और 15 वर्ष पूरे होने का 20% मिलेगा। टोटल कितना हो गया तीनों के लिए, 60% हो गया। और 40% प्लस जो भी बोनस होगा वो आपको मैच्योरिटी के समय दिया जाएगा। अब इसमें देखिए 2 आपकी हो जाएगी। आप 20 ईयर वाली पॉलिसी करवाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, क्योंकि हमने क्या किया, इसमें आपकी 2 करवा सकते हैं, 15 और 20 वर्ष वाली। तो आपने 15 वर्ष
वाली करवाई तो 9, 12 और 15 के ऊपर आपको मिल गया, ठीक है। 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 3 9, चौके 12 और 15 में आ जाएगा। और उसी तरह से 20 वर्ष वाली करवाते हैं तो ये 4 वाले में आ जाते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 चौके 16। तो ये 3 और 4 का पहाड़ा याद रख लेना तो आप भूलेंगे नहीं। तो 20 वर्ष वाली पॉलिसी लिया, 20% ईच ऑन कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर्स, 12 ईयर्स एंड 16 ईयर्स, 8 वर्ष, 12 वर्ष और 16 वर्ष प्रत्येक पूरे होने पर आपको 20% यानी कि टोटल 60% मिल गया। और जो 40% प्लस बोनस और मैच्योरिटी होगा, ठीक है, वो आपको मैच्योरिटी के समय दिया जाएगा। उसमें जो लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस है वो 48 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर के हिसाब से आपको दिया जाएगा। और उसके बाद आपकी आती है चिल्ड्रन पॉलिसी। तो बाल जीवन बीमा, ये तो साफ पता चल रहा है, ठीक है, बच्चों के लिए है तो बाल जीवन बीमा हो जाएगी। इंश्योरेंस कवर टू चिल्ड्रन ऑफ पॉलिसी होल्डर, जो पॉलिसी होल्डर होता है, बीमा धारक होता है, उसके बच्चों की इंश्योरेंस के लिए मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन ऑफ पॉलिसी होल्डर आर एलिजिबल। इसमें पॉलिसी होल्डर के 2 मैक्सिमम बच्चे जो है एलिजिबल होंगे। एज ऑफ चिल्ड्रन 5 to 20 ईयर्स, ठीक है, 5 से 20 वर्ष हो सकती है। अगला है आपके पास मैक्सिमम सम एश्योर्ड 3 लाख और इक्वल टू सम एश्योर्ड बाई पेरेंट विच एवर इज लेस। तो इसमें जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है वो थोड़ी सी अलग है। कैसे? आपकी मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक आप इसको ले सकते हैं बच्चों के लिए। चिल्ड्रन पॉलिसी जो होगी 3 लाख मैक्सिमम हो सकती है। या फिर मान लीजिए पेरेंट ने 2 लाख रुपए तक ही करवाई है तो इसकी मैक्सिमम लिमिट भी 2 लाख हो जाएगी। यानी कि 3 लाख रुपए और जो सम एश्योर्ड पेरेंट के द्वारा किया गया होगा, दोनों में से जो भी कम होगा वो मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी चिल्ड्रन पॉलिसी के लिए। और पॉलिसी होल्डर कौन रहेगा? पेरेंट रहेंगे। वो 45 ईयर्स की एज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सरेंडर फैसिलिटी इसमें अवेलेबल नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड नेसेसरी, बच्चे की मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस सेम एज एंडोमेंट एश्योरेंस। और फॉर PLI मैक्सिमम सम एश्योर्ड 50 लाख और मिनिमम जो है वो 20,000 है। मैक्सिमम आप 50 लाख के लिए PLI पॉलिसी करवा सकते हैं और मिनिमम जो है 20,000 तक करवाई जा सकती है। चलिए, उसके बाद आपके पास आ जाती है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। अब जो RPLI होती है इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया? 24 मार्च 1995 में, 24/3/1995 में, आफ्टर मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट, ठीक है, मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और इसमें एलिजिबल कौन रहेगा? पर्सन हु आर रेजिडेंट इंडियंस एंड हैव अ परमानेंट रेजिडेंस एनीवेयर इन अ रूरल एरिया, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए परमानेंट रेजिडेंस। हु हैव अटेन मेजोरिटी, जिन्होंने मेजोरिटी को अटेन कर लिया, ठीक है, प्राप्त कर लिया, और उनका जो निवास स्थान है वो कहाँ होना चाहिए? रूरल क्षेत्रों में होना चाहिए। वो इसके लिए अवेलेबल रहेंगे। 6 प्रकार की ये भी होती है। तो सबसे पहले आ गई आपकी होल लाइफ इंश्योरेंस। तो सेम जैसे PLI में याद किया होल लाइफ इंश्योरेंस, तो इसमें सिर्फ ग्राम लग गया, सुरक्षा आपकी वैसी रही। एज लिमिट 19 to 55 ईयर्स, लोन इसमें 4 वर्ष के बाद और सरेंडर 3 वर्ष के बाद किया जा सकता है। और जो लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस है वो कितना है? 60 रुपीज़ पर 1000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से दिया जाएगा। यानी कि 1 वर्ष में आपके 1000 रुपये के डिपॉजिट के ऊपर आपको 60 रुपीज़ बोनस के रूप में मिल जाएंगे। और एंडोमेंट एश्योरेंस की बात करें, ग्राम संतोष, इसमें भी आपको प्री मैच्योर डिटरमाइन होता है, निर्धारित होता है भाई मैच्योरिटी कब मिलेगी। सेम PLI वाला, एज लिमिट 19 to 55 ईयर्स, लोन प्लस सरेंडर 3 वर्ष के बाद, और लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस जो है 48 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर के हिसाब से लिया जाएगा। और उसके बाद 10 वर्ष रूरल PLI पॉलिसी, ये भाई इंपॉर्टेंट है। 10 ईयर्स रूरल PLI RPLI जो होगी, ग्राम प्रिया इसको कहा जाएगा। और ये मनी बैक पॉलिसी है। सर्वाइवल बेनिफिट्स आर पेड आफ्टर 4 ईयर्स, 7 ईयर्स एंड 10 ईयर्स, ठीक है। इसमें जो सर्वाइवल बेनिफिट्स, अब ये 10 वर्षीय रूरल PLI है, ठीक है, उसमें आपके पास एक और थी जो PLI में, लेकिन इसमें आपकी कौन सी होती है? इसको ग्राम प्रिया कहा जाता है और बार बार पूछा भी जाता है। तो 4 वर्ष, 7 वर्ष और 10 वर्ष के बाद आपको 20-20% मिल जाएगा। 4-7 के बाद 20-20%, 40 हो गया। और 10 वर्ष के बाद आपको 60% प्लस सकड़ बोनस जो भी होगा वो मिल जाएगा 10 वर्ष के बाद। और लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस 45 रुपीज़ है आपका, ये पढ़ लीजिए, ठीक है, 45 रुपीज़, इतना ही याद रखिए। आगे आपके पास एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, ठीक है, ग्राम सुमंगल हो गई। पॉलिसी टर्म 20 ईयर्स एंड 15 ईयर्स, ठीक है, 2 मिल जाएंगी टर्म्स इसमें, 15 वर्ष वाली और 20 वर्ष वाली। और मिनिमम एज 19 ईयर्स और मैक्सिमम एज जैसे हमने PLI का किया, ठीक है, 40 ईयर्स आपकी एज हो चुकी है तो 20 वर्ष वाली आप ले सकते हैं। और 45 ईयर्स हो चुकी है तो भाई आपको सिर्फ 15 वाली ही मिलेगी, 20 वाली ऑप्शन आपके लिए नहीं रहेगी। सर्वाइवल बेनिफिट्स पेड पीरियोडिकली, तो इसमें भी जो सर्वाइवल बेनिफिट्स यानी कि जो जीवित है जिसने पॉलिसी ले रखी है उसी को मिलेंगे 15 ईयर्स, ठीक है, 15 वर्ष वाली के लिए 20% ईच ऑन कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर्स, 9 ईयर्स एंड 12 ईयर्स, ठीक है, प्रत्येक 6 वर्ष, 9 वर्ष और 12 वर्ष पूरे होने पर 20% प्लस 40% विद अकड़ बोनस और मैच्योरिटी के समय 40% आपको इसमें मिल जाएगा।
और उसके बाद आपके पास 20 ईयर्स वाली है आपके 20% ईच ऑन कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर्स, 12 ईयर्स एंड 16 ईयर्स प्लस 40% अकर्ड बोनस ऑन मैच्योरिटी। तो 20 वर्ष के लिए 8 वर्ष, 12 वर्ष और 16 वर्ष के ऊपर 20% टोटल 60 प्लस 40 प्लस जो भी बोनस रहेगा मैच्योरिटी के समय मिल जाएगा। और इसमें भी लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस वो कितना है 45 ईयर्स और 45 रुपीज़ पर 1000 रुपीज़ सम एश्योर्ड पर ईयर के हिसाब से दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस। कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस जैसे हमने पीएलआई में किया वैसे ही सेम आरपीएलआई में इसका भी नाम है ग्राम सुविधा, क्योंकि सुविधा किसमें मिलेगी, जिसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी एट एंड ऑफ 5 ईयर्स ऑफ टेकिंग पॉलिसी। पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के बाद इसको आप एंडोमेंट एश्योरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको इसमें ये वाली ऑप्शन मिल जाती है। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम आपकी 19 ईयर्स हो सकती है और मैक्सिमम 50 ईयर्स तक आप ले सकते हैं। कन्वर्शन अब इसको चेंज आप करवाना चाहते हैं आफ्टर 5 ईयर्स नॉट लेटर देन 6 ईयर्स ऑफ टेकिंग पॉलिसी। पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के बाद लेकिन 6 वर्ष से पहले आपको करना पड़ेगा। लोन और सरेंडर की सुविधा आपको इसमें मिल जाती है। लोन आप 4 वर्ष के बाद ले सकते हैं और सरेंडर भी इसको किया जा सकता है 3 वर्ष के बाद। और जो लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस है 60 रुपीज़ पर 1000 पर ईयर, ठीक है। जो कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस है, अगर इसको कन्वर्ट नहीं किया जाता है तो ये क्या हो जाती है, होल लाइफ एश्योरेंस हो जाती है, संपूर्ण जीवन बीमा ये बन जाता है, तो उसके हिसाब से बोनस मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करवा लेते हैं एंडोमेंट एश्योरेंस में तो आपको एंडोमेंट एश्योरेंस वाला ही इसमें जो भी बोनस वो मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास चिल्ड्रन पॉलिसी, बाल जीवन बीमा, ठीक है। तो ये सामने पता चलता है चिल्ड्रन पॉलिसी क्या हो जाएगी, बच्चों के लिए जो होती है। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन ऑफ पॉलिसी होल्डर आर एलिजिबल, ठीक है। जो पॉलिसी होल्डर होता है उसके 2 बच्चे मैक्सिमम इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। चिल्ड्रन एज बिटवीन 5 to 20 ईयर्स, और जो बच्चों की एज होगी 5 से 20 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। पॉलिसी होल्डर नोट बी ओवर 45 ईयर्स। अब पॉलिसी होल्डर कौन सा हो जाएगा, जो पेरेंट हो गए, ठीक है। जो पॉलिसी होल्डर मेन होगा वो कौन हो जाएगा, माता या पिता जिसने पहले पॉलिसी ले रखी है, तो उसके बच्चों के लिए है ये। अब उसकी जो एज है वो 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नो प्रीमियम टू बी पेड ऑन चिल्ड्रन पॉलिसी ऑन डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बाल जीवन बीमा में कोई भी प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं होगी। फुल सम एश्योर्ड प्लस बोनस अकर्ड शैल बी पेड ऑन कंप्लीशन ऑफ टर्म। जब पॉलिसी का जो टर्म होगी, ठीक है, जो अवधि है वो खत्म हो जाएगी, उस वक्त सम एश्योर्ड प्लस जो भी बोनस बनेगा वो पे कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर डेथ हो गई है तो प्रीमियम दिए बिना ही जब टर्म कंप्लीट हो जाएगी, अवधि समाप्त हो जाएगी, तो जो भी बोनस प्लस बोनस आपके पास जो अभी सम एश्योर्ड होगा वो पे कर दिया जाएगा। और इसमें लोन या सरेंडर करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस 48 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर के हिसाब से आपको दिया जाएगा। अब आती है आपके पास मेडिकल एंड नॉन मेडिकल पॉलिसीज। तो मेडिकल मतलब जिसमें आप मेडिकल करवाते हैं, तो मेडिकल वाली में आपको बताइए, जैसे हमने नॉर्मल की उसमें जो पीएलआई होती है मैक्सिमम आप 50 लाख रुपए तक ले सकते हैं अगर मेडिकल करवाते हैं, और दूसरी जो होती है, ठीक है, मिनिमम आपकी 20,000 हो जाएगी। लेकिन अगर नॉन मेडिकल पीएलआई पॉलिसी कोई लेना चाहता है तो उसके लिए एज लिमिट क्या है, नॉट एक्सीड 40 ईयर्स, ठीक है। वो 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। सम एश्योर्ड लिमिट 5 लाख, ठीक है, 5 लाख रुपए मैक्सिमम ही ले सकते हैं, यानी कि जो एज है मैक्सिमम 40 ईयर्स, और जो अधिकतम राशि होगी बीमा की वो 5 लाख रुपए रहेगी। और नॉन मेडिकल आरपीएलआई रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, ग्रामीण डाक जीवन बीमा की बात करें, तो इसमें जो एज लिमिट रहेगी वो 35 ईयर्स रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो सम एश्योर्ड है नोट एक्सीड 1 लाख, 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है आगे स्टैम्प्स। तो फिलैटली का पूछा जाता है कि क्या चीज़ होती है, हॉबी ऑफ कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ स्टैम्प्स। जो डाक टिकट हैं उनको इकट्ठा करना, उनका संग्रह करना और उनके बारे में अध्ययन करने के शौक को क्या कहा जाता है, हॉबी को क्या कहा जाता है, फिलैटली कहा जाता है। आल्सो टर्म्ड एज किंग ऑफ हॉबीज, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, हॉबियों का राजा। जो भी आपके शौक होते हैं उसका राजा कहा जाता है। एंड हॉबी ऑफ किंग्स, और राजाओं का शौक कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आई हुई एग्जाम में। फ्लैटली इंक्लूड, इसमें क्या क्या आ जाता है, आपकी मिनट स्टैंप आ जाती हैं, कोमेमोरेटिव स्टैंप आ जाती हैं, फर्स्ट डे कवर, ब्रोशर, कलेक्टर्स पैक्स, एयरवाइज या फिर माई स्टैंप। और जो फर्स्ट डे कवर होते हैं इशूड विद एवरी कोमेमोरेटिव स्टैंप, प्रत्येक सम्मारक डाक टिकट के साथ इनको इशू किया जाता है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ये माई स्टैंप जो है, माई स्टैंप होता है क्या है, ब्रांड नेम फॉर पर्सनलाइज्ड शीट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ इंडिया पोस्ट।
भारतीय डाक की जो माई स्टैम्प शीट है वो क्या है, एक पर्सनलाइज्ड शीट, व्यक्तिगत जो शीट होती है डाक टिकट की उसका ब्रांड नेम है। इंट्रोड्यूस्ड ऑन वर्ल्ड फ्लैटलिक एग्जीबिशन इंडिपेंडेंस 2011, और इसे कब पेश किया गया, कब इंट्रोड्यूस किया गया, वर्ल्ड फ्लैटलिक एग्जीबिशन इंडिपेंडेंस 2011 के दौरान। और एक कॉस्ट कितनी होती है, आप एक माई स्टैम्प शीट बनवाना चाहते हैं तो एक माई स्टैम्प शीट की जो कॉस्ट होगी वो 300 रुपीज़ होंगी। और मिनिमम क्वांटिटी फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर्स, ठीक है ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए जो मिनिमम क्वांटिटी रहेगी वो आप देख लेना एक बार गूगल से सर्च करके, कमेंट सेक्शन में मैं भी बता दूंगा। और यहाँ पे डिस्काउंट कैसे मिलता है ये इंपॉर्टेंट है। तो डिस्काउंट मिलता है ऐसे आपको कि 2 से 100 शीट आप खरीदते हैं माई स्टैम्प की तो आपको डिस्काउंट मिलता है 10%, और अगर आप 100 से अधिक माई स्टैम्प शीट खरीदते हैं तो उसमें आपको 20% डिस्काउंट दिया जाता है। उसके बाद आपके पास पीडीए क्या होता है, फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट ओपन विद मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 200 रुपीज़। आप फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट का खाता खोलना चाहते हैं 200 रुपये से आप खोल सकते हैं, ठीक है मिनिमम रहेगा ये। मोड ऑफ डिस्पैच एंड चार्जेस फॉर डिस्पैच ऑफ फ्लैटली आइटम, तो जैसे भी कोई नई फ्लैटली की आइटम आती है तो उसे जो भी अकाउंट होल्डर होते हैं उन्हें भेजा जाता है। अब भेजा कैसे जाता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्पैच्ड फ्री ऑन पोस्टल सर्विस, तो इन्हें फ्री डिस्पैच किया जाता है पोस्टल सर्विस के ऊपर। और कैसे किया जाता है, पंजीकृत डाक के द्वारा किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास फॉरेन फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट सर्विस अवेलेबल टू फॉरेन कलेक्टर्स एट फ्लैटली ब्यूरो बॉम्बे जीपीओ, जो विदेशी संग्रहकर्ता होते हैं डाक टिकट के उनके लिए जो ये सुविधा है फ्लैटली की, कहाँ पे, फ्लैटली ब्यूरो बॉम्बे जीपीओ में उपलब्ध रहेगी। आगे आपके पास दीनदयाल स्पर्श योजना, तो दीनदयाल स्पर्श योजना एक छात्रवृत्ति योजना है, ये ध्यान रखना। तो इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है, और ये जो स्पर्श लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म है कुछ क्या है, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ओ हॉबी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस साल भी किसी ना किसी के एग्जाम में जरूर आएगा, तो इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। और इसमें जो स्कॉलरशिप दी जाती है कौन सी क्लास के बच्चों को दी जाती है, 6ठी से 9वीं क्लास के बच्चों को, ठीक है 6th to 9th वाले बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। और स्कॉलरशिप जो अमाउंट है 6000 पर ईयर के हिसाब से दिया जाता है, यानी कि 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से हो जाएगा। आगे है आपके पास बुक नो पे लेटर। अभी इसकी फुल फॉर्म भी कर लेना, BNPL क्या होता है, बुक नो पे लेटर पूछा जाता है। प्रोवाइडेड फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर्स फॉर स्पीड पोस्ट एंड बिजनेस पार्सल, तो ये किसके लिए होती है आपकी बुक नो पे लेटर, ये आपके कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर जो होते हैं उनके लिए होती है। कौन कौन से आर्टिकल भेजे जा सकते हैं इसके थ्रू, स्पीड पोस्ट और बिजनेस पार्सल को भेजे जा सकते हैं। और बल्क कस्टमर एलिजिबल फॉर क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसके लिए जो थोक ग्राहक होता है, ठीक है इसमें जो थोक ग्राहक रहेगा वो क्रेडिट फैसिलिटी के लिए एलिजिबल रहेगा, उसके लिए उसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ समझौता करना पड़ेगा। और बल्क कस्टमर जो है, ठीक है किसे कहा जाएगा, एनीवन हु प्रोवाइड्स 10,000 रुपीज़ वर्थ ऑफ स्पीड पोस्ट बिजनेस इन अ कैलेंडर मंथ। तो बल्क कस्टमर वो कस्टमर हो जाएगा वो एक कैलेंडर माह में 10,000 रुपये तक का स्पीड पोस्ट बिजनेस प्रदान करता है, उसको क्या कहते हैं, बल्क कस्टमर कहते हैं। और उसके बाद अब हमारे BNPL अप्लाई टू डिविजनल हेड, BNPL के लिए किसे अप्लाई करना चाहिए, डिविजनल हेड को। अगर कोई लेना चाहता है ये सुविधा किसे अप्लाई करेगा, वो डिविजनल हेड को। और बिल प्रिपेयर्ड ऑन मंथली बेसिस बाय ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। अब बुक नो पे लेटर में क्या होता है, आप पहले आर्टिकल्स को भेज देते हैं, उसके बाद जो बिल होता है वो बाद में तैयार किया जाता है। और कैसे, मंथली बेसिस, मासिक आधार पर इसको तैयार किया जाता है। और तैयार करने वाला कौन है, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, यानी कि जहां से आपने लेख भेजा है वही बिल को तैयार करता है। बिल प्रिपेयर्ड बाई 7th डे ऑफ फॉलोइंग मंथ, तो फॉलोइंग मंथ यानी कि अगले माह की 7 तारीख को इसे तैयार किया जाता है। और बिल रेज्ड बाई 7th डे ऑफ फॉलोइंग मंथ एंड बिल पे, और इसमें जो बिल आपको पे करना होता है और ऑन और बिफोर लास्ट डे ऑफ मंथ इन विच बिल इज रेज्ड, ठीक है जिस माह में बिल को रेज किया जाएगा उस माह के लास्ट दिन से पहले या लास्ट दिन के ऊपर आपको ये बिल जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। इफ नॉट पेड, अगर आप नहीं देते हैं, ठीक है जो ड्यू डेट है उसके टाइम तक नहीं देते हैं, पेनल्टी एट द रेट 12% विल बी चार्ज, तो जो भी आपका बिल बना होगा उसके ऊपर 12% के हिसाब से आपसे पेनल्टी जो है वो वसूली जाएगी। उसके बाद आता है आपके पास कैश ऑन डिलीवरी। इस साल के एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कैश ऑन डिलीवरी ले को आप 50,000 रुपये तक भेज सकते हैं
एडिशनल फीस। अब पहले जो फीस थी वो चेंज हो गई है, अब चेंज जो हुई है वो नई फीस क्या है, अप टू 6,500 1.6% ऑफ COD वैल्यू रिकवर्ड। अगर तो आपका COD आर्टिकल 6,500, ठीक है, 6500 रुपये से कम का है, तो जो भी वैल्यू रहेगी COD की उसका 1.6% के हिसाब से लिया जाएगा। और अगर आपका 6,500 से ऊपर चला जाता है, 100 रुपीज़ प्लस 1% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6,500, ठीक है, 100 रुपये प्लस जो भी वैल्यू आपकी 6,500 रुपीज़ से ज़्यादा होगी वो 1% उसका, ठीक है, ऐड करके आपसे लिया जाएगा। और उसके बाद है स्पीड पोस्ट डिस्काउंट स्ट्रक्चर, ठीक है। स्पीड पोस्ट में आपको डिस्काउंट कैसे मिलता है, तो पहले हमने एक किया था जिसमें आप वॉक इन कस्टमर के लिए था जो कभी कभार आते हैं। अब यहाँ पे दूसरे कस्टमर्स के लिए, ठीक है, जिनका मंथली बिजनेस इतना बन जाता है, तो सबसे पहले अगर 50,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपये तक कोई भी मासिक स्पीड पोस्ट बिजनेस प्रदान करता है तो उसको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके बाद 5,01,000 रुपये से लेके 25 लाख रुपये तक 15% दिया जाएगा। तो इसके बीच की वैल्यू भी आती है कई बार, तो उसमें ध्यान रखना है। तो उसके बाद 25,01,000 रुपये से लेके 1 करोड़ रुपये तक उसको 20% दिया जाएगा। 1 करोड़ 1 रुपये से लेके 5 करोड़ तक 25%, और 5 करोड़ से ऊपर होने पर 30% का दिया जाएगा। तो ये स्पीड पोस्ट डिस्काउंट स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और उसके बाद आपके पास 1% एडिशनल डिस्काउंट फॉर कस्टमर्स हु अवेल एडवांस डिपॉजिट फैसिलिटी और मेक पेमेंट एट टाइम ऑफ बुकिंग। 1% एक्सेट्रा डिस्काउंट उनको दिया जाता है जो एडवांस डिपॉजिट फैसिलिटी का लाभ उठा रहे हैं या फिर साथ में बुकिंग के समय ही वो पेमेंट कर देते हैं, तो उनको 1% एक्सेट्रा मिल जाएगा। और यहाँ पे दूसरा बोलेंगे 2% एडिशनल डिस्काउंट फॉर कस्टमर्स who provide monthly revenue more than 25 lakh who either avail advance deposit facility और make payment at time of booking। दूसरा 2% एक्सेट्रा उनको मिल सकता है जो 25 लाख रुपए से अधिक का मासिक स्पीड पोस्ट बिजनेस प्रदान करते हैं और साथ में उन्हें एडवांस डिपॉजिट फैसिलिटी या फिर पेमेंट कर देते हैं वो बुकिंग के समय। ये दोनों में से कुछ भी उनके पास है तो ऐसी स्थिति में उनको 2% एक्सेट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, मैक्सिमम जो आपको डिस्काउंट मिल सकता है स्पीड पोस्ट की पोस्टिंग के लिए वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 30% मत कर देना। 30% तो ये मिलेगा ही, जैसे यहाँ पे 2% ये एक्सेट्रा वालों को भी मिल सकता है, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे आपके पास बिल मेल सर्विस, कम्युनिकेशन नेचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिल्स, मंथली अकाउंट बिल्स, अदर सिमिलर नेचर। तो ये जो बिल मेल सर्विस होती है ये कैसा कम्युनिकेशन होता है, इसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल होते हैं, मंथली बिल्स और बाकी इसी तरह को सिमिलर नेचर का कम्युनिकेशन है वो बिल मेल सर्विस के जरिए भेजा जाता है। सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स एट लीस्ट वंस इन 90 डेज, ठीक है, ग्राहक को कम से कम 90 दिनों में एक बार ये वाली सुविधा प्रदान की जाती है। मिनिमम क्वांटिटी टू पोस्ट, ठीक है, आर्टिकल्स जो पोस्ट किए जाएंगे सेवा के तहत मिनिमम 5,000 होने चाहिए। और चार्जेस इसके लिए कैसे लिए जाते हैं, अप टू 50 ग्राम्स 3 रुपीज़, ठीक है, 50 ग्राम तक है तो 3 रुपये लिए जाएंगे। फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम और पार्ट उसके लिए आपसे 2 रुपये लिए जाएंगे। आर्टिकल्स एक्सेप्टेड इन बिल मेल सर्विस विच आर डिलीवरेबल विद इन अ सिटी और अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वही आर्टिकल्स एक्सेप्ट किए जाएंगे बिल मेल सेवा के तहत जो एक ही आपकी सिटी या डिस्ट्रिक्ट के भीतर वितरित होने वाले हों। और उसके बाद इसका बड़ा भाई आता है नेशनल बिल मेल सर्विस, मीट फॉर डेस्टिनेशंस अदर देन दी लोकल वंस सर्व्ड बाय BMS। तो बिल मेल सर्विस के अलावा, ठीक है, जहाँ पे बिल मेल सर्विस की सुविधा नहीं है बाकी जो भी डेस्टिनेशंस बच जाएंगे उनके लिए नेशनल बिल मेल सर्विस वाली सुविधा उपलब्ध है। नेशनल बिल मेल सर्विस आर्टिकल्स एक्सेप्टेड एट बिल मेल सर्विस सेंटर्स, इनको कहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, जो बिल मेल सर्विस वाले सेंटर होते हैं। आर्टिकल्स सबमिटेड इन पिन कोड वाइज बंडल, और इसमें जो आर्टिकल आप सबमिट करेंगे वो कैसे होंगे, पिन कोड वाइज बंडल आप बनाएंगे, ठीक है, पिन कोड के हिसाब से बंडल बना के किए जाएंगे। और मिनिमम क्वांटिटी इसमें कितनी रहेगी, 10,000। हमने बिल मेल सर्विस वाला किया उसमें 5,000 थी, तो इसमें कितनी है, इसमें 10,000, इसमें दोगुनी है। और सेंड टू एनी डेस्टिनेशन इन इंडिया, इसे भारत में कहीं भी गंतव्य के लिए भेजा जा सकता है। आर्टिकल्स ट्रीटेड एज फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स प्रोवाइडिंग एयर ट्रांसमिशन, भाई जो बिल आपके नेशनल बिल मेल सर्विस में आर्टिकल भेजे जाते हैं इनको फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स की तरह एयर ट्रांसमिशन दिया जाता है। टैरिफ की बात करें अप टू 50 ग्राम्स 5 रुपये, और उसके बाद प्रत्येक एडिशनल 50 ग्राम्स के लिए आपसे 2 रुपये लिए जाएंगे।
sorting bundles sent by customers through speed post और registered parcel। तो जो sorting bundles होते हैं, छंटाई वाले बंडल होते हैं जो कस्टमर्स के द्वारा भेजे जाते हैं, उनको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पार्सल के जरिए भेजा जा सकता है। और उसके बाद आती है डायरेक्ट पोस्ट। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो डायरेक्ट मेल होती है कैन बी बोथ एड्रेस्ड एज वेल अनएड्रेस्ड। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट पोस्ट बोला है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मेल बोला है, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट नहीं बोला है, मेल बोला है। तो डायरेक्ट मेल में क्या आते हैं आपके एड्रेस्ड एज वेल अनएड्रेस्ड, ठीक है, इसमें दोनों तरह के लेख आएंगे, पते वाले भी और बिना पते वाले भी। अब डायरेक्ट पोस्ट जो है, ठीक है, ये डायरेक्ट मेल हो गया। डायरेक्ट पोस्ट में क्या आता है, अनएड्रेस्ड कंपोनेंट ऑफ डायरेक्ट मेल। तो हमने यहाँ पे किया ना कि इसमें अनएड्रेस्ड भी हो सकते हैं और एड्रेस्ड भी हो सकते हैं। तो जो डायरेक्ट मेल होती है ये क्या होती है, अनएड्रेस्ड कंपोनेंट होती है डायरेक्ट मेल का। और इसमें क्या होते हैं, अनएड्रेस्ड पोस्टल आर्टिकल्स होते हैं, जैसे लेटर्स, कार्ड्स, ब्रोशर्स, क्वेश्चनरीज, पैम्पलेट्स, सैम्पल्स, प्रमोशनल आइटम्स लाइक सीडीज, पेन ड्राइव्स और कैसेट्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कैसे, अनएड्रेस्ड होनी चाहिए, बिना पते वाली होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें आपके जो ओनली अनएड्रेस्ड आर्टिकल शुड बी पोस्टेड, इसमें बिना पते वाले लेख ही भेजे जाएंगे। मिनिमम क्वांटिटी आपकी 1000 होनी चाहिए, ठीक है। बिल मेल सर्विस में कितनी, 5000, नेशनल बिल मेल सर्विस में 10,000, इसमें कितनी आ गई, 1000 आ गई। और साइज जो है, ये साइज बार बार पूछा जाता है। लेंथ एंड विड्थ नोट एक्सीड A3 साइज, और लेंथ और विड्थ की जो साइज होगी वो A3 साइज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बेयर नो नेम एंड एड्रेस, इसके ऊपर कोई भी नेम और एड्रेस नहीं होना चाहिए किसी का भी। आर्टिकल मींट फॉर डिलीवरी इन अदर टाउन्स दे विल बी एक्सेप्ट इन पिन कोड वाइज बंडल, ठीक है। अगर आर्टिकल्स जो है आपके दूसरे टाउन में, दूसरे शहर में वितरित होने हैं तो उनको पिन कोड वाइज बंडल में एक्सेप्ट किया जाएगा। आर्टिकल्स अबव 5000 5% कमीशन एडमिसिबल। अगर आप 5000 आर्टिकल्स लेके आते हैं एक ही बार में, इससे ज़्यादा, तो आपको इसमें क्या कमीशन मिल जाता है 5% के हिसाब से। टैरिफ की बात करें तो इसमें 2 तरह के टैरिफ लग जाता है। अगर पहले 20 ग्राम की बात करें, लोकल के लिए 1.5 रुपये और इंटरसिटी के लिए, ठीक है, सिटी से बाहर आपने जाना है तो 2 रुपये। और इसी तरह से उसके बाद जो भी 20 ग्राम आता जाएगा, चाहे इंटरसिटी है चाहे वो विद इन सिटी है, 1 रुपया आपसे लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास मीडिया पोस्ट। अब मीडिया पोस्ट क्या चीज़ होती है, यूनिक एडवर्टाइजमेंट कंसेप्ट टू हेल्प इंडियन कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रीच पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है। अपने जो भी संभावित ग्राहक होते हैं उन तक पहुंचने के लिए भारतीय डाक के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट की जाती है। और कि कौन कर सकता है, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जा सकती है। अब इसमें जो मीडिया रहता है, ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कुछ तो मीडिया होना चाहिए ना, कि कौन कौन सी चीज़ों के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर कार्ड, एरोग्राम, एनवल्प, मनी ऑर्डर फॉर्म और पासबुक। तो ये सारी चीजें देखिए, पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर कार्ड, एरोग्राम, एनवल्प, मनी ऑर्डर फॉर्म और पासबुक, ये सारी चीजें पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, होती हैं। अब इनके माध्यम से आपने कई बार देखा होगा, पासबुक होती है सेविंग के, उसके पीछे किसी की एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, कई बार ILC के पीछे होती है, तो इस तरह से वो एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है। तो इसमें जो रेट लगता है वो कैसे लगता है, अब जो यहाँ पे जो होती है एडवर्टाइजमेंट, ये भी 2 कलर में, सिंगल या फिर मल्टी कलर में की जा सकती है। और क्वांटिटी वाला इंपॉर्टेंट है कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। देखिए, पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर कार्ड, एरोग्राम और एनवल्प अगर आप करना चाहते हैं, मल्टी कलर के लिए 1 मिलियन होनी चाहिए और सिंगल कलर के लिए 0.5 मिलियन है। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख रुपए, 10 लाख होता है, ठीक है, 10 लाख होनी चाहिए। और जो आपका सिंगल कलर के लिए 5 लाख होनी चाहिए। और बाकी ये वाले आपके चार्जेस जो है ये पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद मनी ऑर्डर फॉर्म की 1 मिलियन होनी चाहिए और इसमें आपके सिंगल कलर में ही अवेलेबल होते हैं, 10 पैसे इसको कॉस्ट आएगी। और पासबुक के लिए 10 पैसे, ठीक है, सिंगल कलर ही इसमें अवेलेबल होगा, 0.5 मिलियन मैक्सिमम मिनिमम होगी, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद आती है बिजनेस पोस्ट। तो बिजनेस पोस्ट क्या चीज़ है, प्रोवाइड कंप्लीट मेलिंग सॉल्यूशंस राइट फ्रॉम मेल प्रेपरेशन टू मेल डिलीवरी, आइडियल फॉर स्मॉल बिजनेसेस एज वेल एज लार्ज कंपनीज। तो जो बिजनेस पोस्ट है ये क्या करती है, एक आपको डाक की तैयारी से लेके डाक के वितरण तक एक कंप्लीट मेलिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो छोटी कंपनियों से लेके बड़ी कंपनियों तक सभी के लिए बिल्कुल एक आदर्श पूर्ण समाधान रहेगा। चार्जेस फॉर सर्विसेज ये आपको गूगल से कर लेने हैं, ठीक है। ये आपने इतना ध्यान रखना है कि ये पूरा आपको एक कंप्लीट मेलिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, छोटी कंपनियों से लेके बड़े व्यापारियों तक, बड़ी कंपनी तक, ये सभी के लिए रहेगा। और उसके बाद आता है लॉजिस्टिक पोस्ट। लॉजिस्टिक पोस्ट में मिनिमम चार्जेबल वेट कितना हो जाएगा, 50 kg। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम चार्जेबल वेट जो है वो 50 किलोग्राम है। और इसमें फीचर्स आपको मिल जाते हैं FTL और LTL। FTL होता है फुल ट्रक लोड, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। LTL होता है लेस देन अ ट्रक लोड। Customers send their consignments in FTL and or LTL और पार्सल और मल्टी पार्सल बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो सिंगल पार्सल या मल्टी पार्सल के रूप में भेज सकते हैं। तो ये फुल फॉर्म ज़रूर अच्छे से याद रखनी है।
आगे आपके पास ई पेमेंट। ई पेमेंट क्या है? ऑप्शन फॉर बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट देयर बिल्स एंड अदर पेमेंट्स थ्रू पोस्ट ऑफिस नेटवर्क। डाकघर नेटवर्क के माध्यम से जो बिजनेसेस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको अपने जो भी बिल होते हैं उनको कलेक्ट करने की एक ऑप्शन मिल जाती है। और इसमें जो अमाउंट चार्जेस कैसे लिए जाते हैं, 1000 रुपये तक 5 रुपये, 1001 से लेकर 2500 तक 10 रुपये, 2501 रुपये से लेकर 5000 तक 15 रुपये, और 5000 रुपये से अधिक होने पर 20 रुपये के हिसाब से लिया जाएगा। और उसके बाद है रिटेल पोस्ट, कन्वीनियंस टू जनरल पब्लिक बाय मेकिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन देयर विसिनिटी थ्रू पोस्ट ऑफिस। तो ये रिटेल पोस्ट क्या होती है? इसमें तीसरे पक्ष के उत्पादों को बेचा जाता है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। अब यहाँ पे हम करते हैं जैसे गंगा जल सर्विस है। अब पोस्ट ऑफिस की खुद की ये सर्विस नहीं है गंगा जल, ठीक है, वो बेचता तो नहीं है, लेकिन अभी क्या है किसी और का प्रोडक्ट, लेकिन बेचा जाता है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। तो इसको क्या कहा जाता है? रिटेल पोस्ट कहा जाता है। जब भी क्वेश्चन में कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये वाली सर्विस जो है पोस्ट ऑफिस की खुद की नहीं है, जब पता चल जाता है कि कौन सी सेवा है पोस्ट ऑफिस की या कौन सी नहीं है, तो जब भी आपको लगे कि ये पोस्ट ऑफिस की खुद की सर्विस नहीं है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सिर्फ इसको लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो वो हमेशा रिटेल पोस्ट के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे गंगा जल सर्विस सबसे पहले आती है, अवेलेबल टू पब्लिक एट पोस्ट ऑफिस काउंटर, ई कॉमर्स एंड ई पोस्ट ऑफिस पोर्टल। तो ये यहाँ पे मिल जाएगी आपको, पोस्ट ऑफिस काउंटर पर भी मिल जाती है और जो ऑनलाइन पोर्टल होते हैं वहां पर भी। अब साइज की बात करें, 250 ml की एक पैकिंग होती है। अगर आपने कहां से लेनी है, पोस्ट ऑफिस काउंटर पर लेनी है 30 रुपये, ऑनलाइन पोर्टल पे 121 रुपये की मिलेगी। और उसके बाद 2 बोटल्स का पैक आपको चाहिए तो यहाँ पे आप काउंटर पे तो चलिए अलग अलग खरीद सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन के ऊपर आपको 201 रुपये की मिलेगी, और 4 बोतल खरीदना चाहते हैं 321 रुपये की मिल जाएगी। और उसके बाद आते हैं आधार अपडेशन। तो 2 टाइप की सर्विसेज दी जाती हैं पोस्ट ऑफिस में आधार अपडेशन के लिए, एक आधार एनरोलमेंट और दूसरी आधार अपडेशन। तो आधार एनरोलमेंट के लिए आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, आधार अपडेशन के लिए 50 रुपये प्लस GST के हिसाब से आपसे लिए जाएंगे। और उसके बाद है आपके पास POPS के, ये क्या होते हैं? पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। तो यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ DOP प्लस MEA, ये इंपॉर्टेंट है भाई। POPSK के लिए किसका और किसका म्यूचुअली आपका एग्रीमेंट है? तो किसका? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आपस में समझौता है। और PRS क्या होता है? पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रेलवे टिकट्स एट डोर स्टेप ऑफ पब्लिक। रेलवे रिजर्वेशन टिकट्स ऑफ ऑल क्लासेस इज बुक्ड एट सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिसेज। तो जो भी टिकट होते हैं, ठीक है, अलग अलग श्रेणियों के जो भी रेलवे टिकट होते हैं, उनको जनता तक, उनके घर तक पहुंचाने के लिए ये वाली सुविधा भी उपलब्ध है, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। और उसके बाद है आपके पास UIDAI, हम बहुत जगह करते हैं, आधार कार्ड से रिलेटेड है। क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, CELC, चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट। ये भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये नई आई है। तो क्या चीज़ होती है ये? मोबाइल नंबर अपडेशन। इसमें जो CELC आप करते भी होंगे बहुत सारे, चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट इसे कहा जाता है। इसमें मोबाइल अपडेशन की सुविधा मिल जाती है। मोबाइल नंबर अपडेशन विद आधार चार्जेस 50 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर जो है वो अपडेट कर सकते हैं, और उसके लिए जो चार्जेस लगेंगे 50 रुपये इंक्लूडिंग GST, यानी कि सिर्फ 50 ही लिए जाएंगे, GST भी उसी में शामिल रहेगी। और उसके बाद चाइल्ड एनरोलमेंट ऑफ चाइल्ड बिलो 5 years ऑफ एज फॉर आधार इशुएंस। ठीक है, आधार इशू कर सकते हैं आप, 5 साल से कम बच्चों के लिए आधार एनरोलमेंट आप कर सकते हैं, और आधार सर्च भी कर सकते हैं। ऑपरेटर कैन असिस्ट सिटीजन्स इन सर्चिंग आधार नंबर बेसिस मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ एक चीज़ें जो चेंज हुई हैं वो पूछी भी जाएंगी, ठीक है। आपके 3 या 4 मार्क्स यहाँ से ज़रूर बनते हैं, आपको ये सारे एक बार अच्छे से कर लेने हैं। और साथ में रेगुलर क्लासेस में आप जुड़ना चाहते हैं, इसी तरह से पढ़ाया जाता है, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वहाँ पे स्लो पढ़ाया जाता है, ये तो रिवीजन है इसलिए आपको फास्ट पढ़ाया गया, लेकिन वहाँ से अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके हर एक चीज़ को पढ़ाया जाता है। तो आप ज़रूर उस चीज़ के बारे में जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए। और इसी तरह की PDF फाइल्स आपको हर एक टॉपिक के लिए प्रोवाइड करवाई जाती हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में उनको कन्वर्ट करके लिखा होता है, जो आप आसानी से समझ सकते हैं, और एक बार समझी हुई चीज़ आपको भूलती नहीं है, एग्जाम में भी नहीं भूलती है। तो इसलिए आपको जुड़ के ज़रूर उनका फ़ायदा उठा लेना है। क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करवाते हैं, जो दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कन्वर्ट किए होते हैं। तो आप जुड़ के उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।